नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने जो है कि एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 1 है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट इसको देख लिया था। एसिड, बेस एंड सॉल्ट इसमें जो है कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट है या किस तरीके से क्वेश्चंस हमारे जो है कि 72 बीपीएससी में पूछे जा सकते हैं, उन सभी चीज़ों को हमने देख लिया था। नाउ इस वीडियो में जो है कि इस वीडियो में हम जो है कि जो इसका चैप्टर नंबर 2 है, एटम्स हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, मोल कॉन्सेप्ट हो गया, साथ ही में जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, इसको देखने वाले हैं। और साथ ही में प्रयास करेंगे कि मैक्सिमम चीज़ों को इसमें कवर किया जाए। तो जो भी ये चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये क्या है, एनसीईआरटी का जिस्ट है, उसी का नोट्स है। क्योंकि एनसीईआरटी आप सभी को पता होगा कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी बिहार में जो भी पेपर होते हैं बीपीएससी के, जैसे कि आप सभी को पता है कि ऑडिटर का पेपर होने वाला है 5 जुलाई को। इसके साथ-साथ जो है कि 12 जुलाई को जो है कि एसआई मद्य निषेध का पेपर होने वाला है। 22 जुलाई को जो है कि पेपर होने वाला है एएसआई ऑपरेटर का। इसके साथ जो है कि जब 26 जुलाई को पेपर होने वाला है आपका बीपीएससी का, बीपीएससी प्री का पेपर होने वाला है। 72 है। तो इन सभी के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है एनसीईआरटी, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप सभी को कुछ चीज़ें पहले से पता होगी, तो उन चीज़ों को मैं बस एक बार बता के आगे निकल जाऊँगा। इसमें आप सभी को पता होगा एटम क्या होता है। तो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए ऑर्डिनरी मैटर दैट फॉर्म्स द केमिकल एलिमेंट। आप सभी को पता होगा, इसका डेफिनिशन इतना मायने नहीं रखता है, बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एटम का डेफिनिशन आप सभी को पता होगा पहले से, मैं थोड़ा-सा और बता देता हूँ। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, क्या है ये, स्मॉलेस्ट यूनिट है ऑफ ए ऑर्डिनरी मैटर दैट फॉर्म्स अ केमिकल एलिमेंट। नाउ उस केमिकल सिंबल और साथ ही में जो कि लैटिन नोमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि किसी भी एलिमेंट का जो नेम होता है, इसको आईयूपीएसी जो हमारा स्टैंडर्ड जो है कि एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, आईयूपीएसी नोटेशन। इसी में करते हैं। पहला अपर केस क्या होता है, ऑलवेज़ फर्स्ट लेटर अपर केस होता है और सेकंड क्या होता है हमारा, लोअर केस होता है। जैसे कोबाल्ट का क्या लिखते हैं, सीओ लिखते हैं। अगर इसको हम कैपिटल सी कैपिटल ओ लिख देंगे तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलेंगे। ये आप सभी को पता होगा। अब कुछ एलिमेंट्स होते हैं हमारे, जिनके सिंबल कभी-कभी जो छोटे-मोटे पेपर होते हैं, जैसे कि एएसआई का पेपर हो गया या एसआई का पेपर हो गया या टीआरई का पेपर हो गया, इन सब में पूछ दिया जाता है। तो जो आयरन का सिंबल होता है Fe होता है, सोडियम का सिंबल Na होता है, पोटेशियम का सिंबल K होता है और कॉपर का सिंबल Cu होता है। इसी तरीके से हमारा जो होता है गोल्ड का सिंबल क्या होता है, Au होता है, इम्पोर्टेंट है। सिल्वर का सिंबल जो है कि Ag होता है। लीड का सिंबल क्या होता है, पीबी होता है और टिन का सिंबल क्या होता है, एसएन होता है और मरकरी का सिंबल क्या होता है, एचजी होता है। ये सभी के सिंबल छोटे-छोटे सिंबल हैं जो पेपर में अक्सर जो है कि पूछे जाते हैं। आप इनको देख लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं स्केल एंड मेजरमेंट की। आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि बहुत सी चीज़ें हैं जो तो कभी पूछता ही नहीं है, तो क्या है, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए इन सब चीज़ों को बताया जा रहा है आपको। थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो आप हर एक क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। एटॉमिक रेडियस की हम बात करते हैं। इसको नैनोमीटर में या एंगस्ट्रॉम में नापा जाता है। कई बार पेपर में पूछ दिया जाता है सीधे कि 1 मीटर में कितना जो है कि नैनोमीटर होता है, कितना होता है? 10⁻⁹ नैनोमीटर होता है। साथ ही में 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है? 10⁻10 जो है कि मीटर होता है या 0.1 नैनोमीटर होता है। हाइड्रोजन एटम जो सबसे छोटा हमारा एटम है, इसका रेडियस कितना है? अप्रॉक्सिमेटली 3.7 इंटू 10⁻11 मीटर या 0.37 क्या है हमारा, एंगस्ट्रॉम है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा एटॉमिक मास स्टैंडर्ड्स होता है, इसका कैसे इवोल्यूशन हुआ है। तो पहला हमारा क्या है, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड है। इसमें क्या होता है, इनिशियल असाइन रिलेटिव मास 1 दिया गया है, जो कि अप्रोक्सीमेट में इतना होता है। तो जो हमारा सबसे ना एक्सेप्टेबल है, वो क्या हमारा, कार्बन 12 स्टैंडर्ड, जिसको जो है कि 1961 में अडॉप्ट किया गया था। ये क्या है, ग्लोबली एक्सेप्टेड हमारा है। इसके बारे में यहाँ देख लेते हैं। ये क्या है, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, इसको बोलते हैं एएमयू बोलते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, एएमयू, या यू से डिनोट करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। इसमें कैसे डिफाइन किया गया है, डिफाइन एज एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ ए सिंगल कार्बन 12, ओके, एटम। अब इन चीज़ों को यहाँ देख लेते हैं कि 1 एमयू में
कितना ग्राम या किलोग्राम होता है, पेपर में कभी-कभी पूछ देता है सीधे आपके, तो 1.6605 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम होता है या 1.6605 इंटू 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम होता है। जो अप्रॉक्सिमेट में क्या होता है हमारा जो ना प्रोटॉन का मास होता है, इसी के नियर इक्वल होता है। अब हम कुछ चीज़ों को देख लेते हैं जैसे कि मॉलिक्यूल्स हो गया, आयन्स हो गए, केमिकल फार्मूला हो गया। तो पहला क्या है मॉलिक्यूल्स एंड एटॉमिसिटी। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं आप सभी को पता होगा। ये स्टेबल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय द केमिकल बॉन्ड्स। इसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जो एटम होता है ना हमारा इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन मॉलिक्यूल जो क्या होता है हमारा इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है। अब हम बात कर लेते हैं एटॉमिसिटी क्या होता है। तो देखिए एटॉमिसिटी क्या होता है द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ हमारे क्या होंगे एटम्स प्रेजेंट होंगे उसी को क्या बोलते हैं उस एलिमेंट का एटॉमिसिटी बोलते हैं। तो कभी-कभी पेपर में क्या होता है सीधे आपसे पूछ देता है कि कोई पर्टिकुलर हमारा कंपाउंड है तो उसकी एटॉमिसिटी कितनी है। तो फिर से मैं थोड़ा-सा रिपीट कर देता हूँ एटॉमिसिटी के बारे में। द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। साथ ही में यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, उनको मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या है कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, क्लासिफ़िकेशन है, उनकी एटॉमिसिटी है। तो जब हम बात करते हैं मोनो एटॉमिक की, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होती है? 1 होती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जो भी हमारे नोबेल गैसेस होते हैं, जैसे कि हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, ज़ेनॉन हो गया, इन सभी की जो एटॉमिसिटी होती है, कितनी होती है? 1 होती है और इनको क्या बोलते हैं? मोनो एटॉमिक बोलते हैं। दूसरा अगर हमारा डाइएटॉमिक हमारा एटम है, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 2 होगी। एग्ज़ाम्पल के तौर पे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और नाइट्रोजन हो गया। ट्राइएटॉमिक की एटॉमिसिटी कितनी होती है? 3 होती है, जैसे कि ओज़ोन हो गया। टेट्राएटॉमिक की एटॉमिसिटी कितनी होती है? 4 होती है, जैसे कि हमारा फास्फोरस हो गया, P4। पॉलीएटॉमिक की एटॉमिसिटी कितनी होती है? इसकी होती है इसकी 8 होगी ओ सॉरी ठीक है ना? यहाँ पे जो है कि ग्रेटर देन दिया गया है कितना 4 होता है पॉलीएटॉमिक का। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे क्या हो गया हमारा सल्फर हो गया एसिड ठीक ना? जो भी हमारे पॉलीएटॉमिक होंगे जिनमें जो है कि मोर देन 4 एटम्स होंगे, उनकी जो है कि एटॉमिसिटी जो है कि मोर देन 4 ही होगी। नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें हम लोग। अ, आयंस एंड चार्ज स्पीशीज। तो जो आयंस होते हैं हमारे 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है कैटायन और दूसरा क्या होता है एनायन। तो जो कैटायन होता है ये क्या होता है ए पॉजिटिवली चार्ज आयन फॉर्म व्हेन एन एटम लॉसेस इलेक्ट्रॉन। जब भी हमारा कोई एटम क्या करता है लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन को, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कैटायन। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे क्या हो गया हमारा सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया। तो सोडियम का पता होगा कि एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा 11 होता है। तो जब इसको हम इसका लिखते हैं विन्यास तो 2 हो गया, उसके बाद से 8 हो गया, आउटर शेल में कितने 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन इस सोडियम एटम से क्या होगा बाहर निकल जाता है, दैट मीन्स कि क्या करता है ये इसको जो है कि लूज़ कर देता है, तब इसको क्या बोलते हैं? सोडियम आयन बोलते हैं Na+, ओके। प्लस का मतलब क्या है कि इसने ऑलरेडी जो है कि 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? लॉस कर दिया है, किसी को दे दिया है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं कैटायन बोलते हैं इसको। दूसरा होता है हमारा एनायन। एनायन क्या होता है? ए नेगेटिवली चार्ज आयन फॉर्म व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन। जब भी हमारा कोई एटम है क्या करता है? गेन करता है क्या? इलेक्ट्रॉन को, तो उसको क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं। जैसे कि हमारा क्या हो गया? क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक ना? इसमें देखिए क्या है आगे लिखा हुआ था कि मूविंग टुवर्ड द कैथोड, ये कैथोड रे के साइड में जाते हैं, ठीक ना? कैथोड क्या होता है हमारा? नेगेटिवली चार्ज होता है। क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है और इस केस में जब एनायन होते हैं, तो कहाँ जाते हैं हमारे? एनोड के साइड में जाते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस में। ये क्या होता है हमारा? पॉजिटिवली चार्ज होता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं पॉलीएटॉमिक आयन। ये क्या होते हैं? ए चार्ज कोवैलेंट ग्रुप ऑफ एटम्स बिहेविंग एज ए सिंगल यूनिट। ऐसे हमारे जो है कि एटम्स जो कि क्या होते हैं हमारे
ग्रुप ऑफ एटम्स, ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स जो बिहेव करते हैं सिंगल यूनिट की तरह, जैसे कि हमारा क्या हो गया, NH4 प्लस हो गया, सल्फेट हो गया, SO4 माइनस 2 हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, OH माइनस हो गया, सभी के सभी क्या है, पॉलीएटॉमिक आयन है। अब हम बात कर लेते हैं वैलेंसी एंड द केमिकल फार्मूला की। तो वैलेंसी क्या होता है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का जो कंबाइन करने का जो कैपेसिटी होता है उसको क्या बोलते हैं, उसका वैलेंसी बोलते हैं। ये सभी चीज़ें ना ऑलरेडी आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, तो वही सब चीज़ें हैं, कुछ इसमें से चीज़ों जो है कि आपके पेपर में पूछी जाती हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट भी होगा, कुछ उसमें जो है कि कुछ पूछने वाली चीज़ें भी होंगी, तो आपको जो है कि इसको लेके पैनिक नहीं होना है कि अरे ये तो पूछता ही नहीं है पेपर में। अब कॉन्सेप्ट समझ जाएँगे ना, तो कोई भी क्वेश्चन है उसको जो है कि सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन है। कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ ओनली 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स बोलते हैं, जैसे कि H2O हो गया, CO2 हो गया, NaCl हो गया। ठीक है? ये हमारा कुछ मास का फ़ॉर्मूला है NaCl का, कैसे निकालते हैं? NaCl का मास नंबर निकालना होगा तो इसका जो है कि Na का कितना है हमारा 11 होता है एटॉमिक नंबर। तो 11 को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नियर अबाउट कितना हो जाता है हमारा 22 हो जाता है। Cl का कितना होता है 17 होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाता है हमारा 34 के आसपास हो जाता है। ये जो नंबर एग्ज़ैक्ट 23 और 34 5.5 है, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है उसके न्यूक्लियस में ज़्यादा है। दोनों को सम कर देंगे तो नियर अबाउट क्या होगा हमारा, वही जो है कि 58 के आसपास हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, एएमयू। ये क्या होता है उसका मास होता है, किसका, कंबाइंड NaCl का। कई बार पेपर में पूछा जाता है। अब मोल कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, क्या होता है? द मोल इज़ द एसआई यूनिट फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो एसआई यूनिट होता है, क्या होता है, मोल होता है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो कि किसी भी सब्सटेंस का जो अमाउंट होता है, इसका जो है कि एसआई यूनिट क्या होता है, तो क्या होता है, मोल होता है इसका एसआई यूनिट। अब मोल के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। सपोज़ कीजिए मोल है हमारा, तो ये जो मोल है हमारा, ठीक ना? ये नंबर के टर्म में, बाय नंबर के टर्म में कितना होता है 6.00022 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। इन टर्म ऑफ मास में बात करते हैं तो 1 मोल किसके बराबर होता है? मोलर मास ग्राम पर मोल। 1 मोल लीटर में कितना होता है एसटीपी पे? 22.4 लीटर होता है। ये चीज़ें और क्लियर हो जाएगी यहाँ से। सॉरी। हाँ, यहाँ अब यहाँ इन चीज़ों को देख लेते हैं। यहाँ देखिए एवोगैड्रो नंबर, जिसको जो कि Na से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे, Na से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका डिफिनीशन क्या होता है, द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड द इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का अगर हम 1 मोल लेते हैं, ठीक है, 1 मोल लेते हैं, इसमें जो नंबर ऑफ हमारे पार्टिकल्स होंगे, हमारे, इसी को बोलते हैं क्या हम, एवोगैड्रो नंबर Na, ठीक ना? जिसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी, इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स पर मोल। तो आपको याद रखना है कि जो एवोगैड्रो नंबर होता है हमारा, अवोगाद्रो नंबर Na, ये होता है द अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स इन ए 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ये क्या हो सकते हैं, हमारे एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। This value is equal to the number of atoms in exactly 12 ग्राम ऑफ कार्बन। जो 12 ग्राम हमारा कार्बन का होता है, इसमें जितने नंबर होते हैं, ठीक ना, उसके बराबर होता है। अब जो है कि थोड़ा मोलर वॉल्यूम देख लेते हैं। तो जो मोलर वॉल्यूम होता है, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसको एसटीपी बोलते हैं, ठीक ना? तो जो भी हमारा क्या होगा, आइडियल गैस है, सपोज कीजिए कोई आइडियल गैस है, तो ये आइडियल गैस, सपोज कीजिए कोई हमारा क्या है, आइडियल गैस है, तो ये आइडियल गैस एसटीपी पर, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड करता है, उसी को क्या बोलते हैं, इसका मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। एसटीपी पे जो टेम्परेचर होता है हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.15 केल्विन, एंड प्रेशर क्या होता है हमारा, 1 एटमॉस्फेयर होता है। तो जो मोलर वॉल्यूम कितना होता है हमारा, 22.4 लीटर होता है।
आप इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि पेपर में आपके बार-बार जो है कि ये पूछा जाता है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि जो हमारा मोलर वॉल्यूम होता है एसटीपी पे कितना होता है 22.4 लीटर होता है और ये जो एसआई-वसाई का जो पेपर होता है ना, एसआई का जो छोटे बीपीएससी के पेपर्स होते हैं 10+2 स्तरीय हो गया, बीपीएससी टीआरई हो गया, इसमें पूछा जाता है कि 1 मोल में कितना लीटर होता है। तो जो 1 मोल होगा हमारा कितना लीटर के बराबर होगा? 22.4 लीटर के बराबर होगा। अब हम कुछ चीज़ों को देख लेते हैं कि कोई पार्टिकल्स जो हमारे हैं, जो एटम्स के इनसाइड एटम्स के अंदर होते हैं, इनकी डिस्कवरी क्या किया और इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। तो जो पहला हमारा है इसमें जो हमारा फर्स्ट वन है इसको देख लेते हैं, ठीक है? पहला हमारा क्या है इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे जो चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। ये जो रिलेटिव मास की जो बात करते हैं तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, कितना होता है? 1/18 पॉइंट 1837 1837 यू के बराबर होता है। इसकी डिस्कवरी की गई थी जे थॉमसन के द्वारा और साथ ही में जब एक्सपेरिमेंट कौन-सा यूज़ किया गया था इसके इन्वेंशन में, तो ये क्या था कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसका जो खोज हुआ था। दूसरा हमारा पार्टिकल है प्रोटॉन जिस पे क्या होता है सेम अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका रिलेटिव मास 1 यू होता है और इसका जो है कि डिस्कवरी किया गया था गोल्डस्टीन के द्वारा, लेकिन इसका जो है कि नामकरण किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है कि आपके बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक ना? कि जो प्रोटॉन है इसका जो है कि नामकरण किसके द्वारा किया गया था, ठीक ना? या जो कि इन्वेंशन किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन में क्या था हमारा गोल्डस्टीन का नाम नहीं था। इसलिए जो है कि आप किसको लगाएँगे? रदरफोर्ड को लगाएँगे। साथ ही में जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ था, क्या था हमारा? कैनाल या एनोड रे जो एक्सपेरिमेंट था, इसके थ्रू जो है कि प्रोटॉन का इन्वेंशन हुआ था गोल्डस्टीन के द्वारा। तो यहाँ पे जो चीज़ इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उसको फिर से बताता हूँ। ये जो प्रोटॉन है हमारा, ठीक ना? प्रोटॉन है, इसकी जो है कि डिस्कवरी की गई थी ई. गोल्डस्टीन के द्वारा और साथ ही में इसका जो है कि नामकरण किया गया था किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा। न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन पे क्या होता है? कोई चार्ज नहीं होता है और इसका रिलेटिव मास कितना होता है? 1 यू होता है और इसका इन्वेंशन किया गया था मतलब डिस्कवरी की गई थी जेम्स चैडविक के द्वारा 1932 में और साथ ही में जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था, इसके जो है कि डिस्कवरी करने के लिए, इसका नाम क्या था? बेरिलियम बॉम्बार्डेड विथ अल्फा पार्टिकल्स। जब हमारा जो कि बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल्स को जो है कि बॉम्बार्ड किया गया था, तो इसके थ्रू जो है कि न्यूट्रॉन की क्या हुआ था हमारा इन्वेंशन या डिस्कवरी हुआ था। तो हमने 3 चीज़ों को देखा जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन जिसकी डिस्कवरी की गई थी जे. जे. थॉमसन के द्वारा, प्रोटॉन जिसकी डिस्कवरी की गई थी ई. गोल्डस्टीन के द्वारा इसका नामकरण किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा, न्यूट्रॉन जिसकी डिस्कवरी की गई थी जेम्स चैडविक के द्वारा। अब देखिए कुछ एटॉमिक मॉडल देख लेते हैं जो आपके पेपर में कभी ना कभी देखने को मिल जाता है कि कौन-कौन से एटॉमिक मॉडल। तो पहला जो हमारा मॉडल है एटॉमिक मॉडल में ये है हमारा थॉमसन प्लम बर्डिंग मॉडल। इस मॉडल में क्या है इसने एटम को एज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज के रूप में एज्यूम किया जिसके अंदर क्या थे इलेक्ट्रॉन्स एम्बेड थे। सपोज कीजिए इस तरीके से हमारा कोई एटम है, इस तरीके से कोई एटम है हमारा, ठीक है? इस एटम के अंदर में क्या माना इसने इसने इसको माना कि जो एटम हमारा क्या है स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो क्या है इस तरीके से क्या है हमारे धंसे हुए हैं जिनके ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज है। इसी को बोलते हैं हम लोग थॉमसन प्लम बर्डिंग मॉडल। पेपर में अगर पूछता है तो आप लोग जो है कि इसको आसानी से बता सकते हैं कि इन्होंने क्या माना था एटम को एज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज माना और उसमें सपोज किया कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या हमारे उसके अंदर फँसे हुए हैं, जैसे खरबूजा होता है हमारे यहाँ। ये फेल हो गया था, क्यों? बिकॉज़ इट कुड नॉट एक्सप्लेन द डिफ्लेक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स। जब हमारे एटम्स के अंदर से अल्फा पार्टिकल जाते हैं, तो क्यों डिफ्लेक्ट हो जाते हैं? बाद में दूसरा हमारा मॉडल आया, इनका नाम क्या था? रदरफोर्ड स्कैटरिंग या न्यूक्लियर मॉडल। इन्होंने क्या किया? डिस्कवर द सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस की खोज करने का श्रेय जाता है, ठीक ना? ये किसको जाता है? ये जाता है हमारे रदरफोर्ड जी को। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि जो न्यूक्लियस है, एटम के अंदर जो हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, इसका खोज किया था किसने? रदरफोर्ड ने और ये जो न्यूक्लियस होता है, क्या करता है?
नियरली ऑल द एटॉमिक मास, मैक्सिमम जो एटॉमिक मास होता है एटम का, वो उसके न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन का मास किस ऑर्डर का होता है, -31 का ऑर्डर होता है, जबकि जो प्रोटॉन का मास होता है -27 ऑर्डर का होता है। तो ये क्या है, मैक्सिमम जो बड़ा संख्या है, ग्रेटर देन है लगभग में 10,000 टाइम्स। तो मैक्सिमम जो मास क्या होता है इसके न्यूक्लियस के इनसाइड जो रिसाइडेड होता है। ये भी क्या हुआ, बाद में फेल हो गया, इसके पीछे रीज़न क्या था? बिकॉज़ द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म प्रेडिक्टेड दैट द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन शुड कंटीन्यूअसली लॉस एनर्जी एंड कोलैप्स इनटू द न्यूक्लियस। जो हमारा इन्होंने प्रेडिक्शन किया कि न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है, हमारा जो ऑर्बिट्स होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इनको इन्होंने क्या किया, डिफाइन नहीं कर पाया कि क्यों जो है कि इलेक्ट्रॉन जो है कि जिसके पास अ, एनर्जी है वो चक्कर लगाएगा और उसका एनर्जी लॉस्ट नहीं होगा, ठीक ना? तो बाद में जो मॉडल आया इसका नाम था बोर क्वांटम मॉडल। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन ए क्वांटाइज्ड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट। जब हमारा इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो किसी प्रकार से क्या होगा, कोई रेडिएशन के थ्रू एनर्जी लॉस नहीं होगा, और ये क्या होते हैं, ये सेल क्वांटाइज होते हैं विथ ए फिक्स एनर्जी। एन इलेक्ट्रॉन ओनली रेडिएट्स और एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन ट्रांजिशनिंग बिटवीन द ऑर्बिट्स। इन ऑर्बिट्स के बीच में अगर ट्रांजिशन होता है तभी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन या लॉस करेगा। इसको बोलते हैं बोर क्वांटम मॉडल। 3 मॉडल हमारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अब कुछ चीज़ों को देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और सेल रूल्स क्या होता है। पहला आपको पता होगा बोर-बरी का रूल, जो क्या होता है 2n स्क्वायर होता है, कि मतलब किसी भी सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैक्सिमम कितने हमारे 2n स्क्वायर हो सकते हैं। सपोज कीजिए सेल नंबर k है हमारा, जिसका क्या है n इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा 1 होगा। तो इसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 2। सेल नंबर 2 है जिसको क्या हम L से लिखते हैं, तो इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं हमारे, 2 इंटू 2 का स्क्वायर दैट मीन्स कि 8। जो ऑलरेडी देखिए यहाँ पे K सेल के लिए n की वैल्यू 1 होगी, 2 इलेक्ट्रॉन। L सेल है, n की वैल्यू 2 होगी, 8 इलेक्ट्रॉन। M सेल है, n की वैल्यू 3 होगी, 18 इलेक्ट्रॉन। N सेल है, n की वैल्यू 4 होगी, 32 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से जो बोर-बरी का जो रूल है, ये बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर हमारा सेल में, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मैं इसको पढ़ देता हूँ कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एक्कोमोडेटेड इन अ सेल ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज गिवन बाय दिस रूल। दूसरा हमारा नियम है फेमस ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन ऑक्यूपाई द आउटर मोस्ट सेल इज 8। कोई भी हमारा सेल होगा जो सबसे क्या होगा, बाहर का सेल होगा, आउटर मोस्ट सेल होगा, उस सेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे कितने होंगे, 8 ही होंगे। 8 से ज़्यादा कभी नहीं होंगे। इवन इफ द सेल हैज़ ए हायर थ्योरेटिकल कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा भी हो फिर भी क्या होगा, आउटर सेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब देखिए जो वैलेंसी कैलकुलेशन होता है हमारा, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, इफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स लेस देन आर इक्वल टू 4, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी हमारी, उसकी वैलेंसी होगी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। सपोज कीजिए किसी इलेक्ट्रॉन के आउटर सेल में 3 जो है कि इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3 ही होगी, क्योंकि क्या है ये लेस देन आर इक्वल टू 4 है। लेकिन सपोज कीजिए कि किसी का जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है क्या है, ग्रेटर देन 4 है, ग्रेटर देन 4 है, तो इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, वैलेंसी निकालने क्या करेंगे, 8 में से माइनस कर देंगे। सपोज कीजिए किसी जो है कि एटम का जब हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसके आउटर शेल में कितने हैं, 5 हैं, तो क्या ये ग्रेटर देन 4 है। इसका वैलेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 माइनस 5 कर देंगे, दैट मीन्स कितना हमारा 3 जो है कि इसकी क्या है, वैलेंसी है। ठीक ना? आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, पेपर में अगर पूछता है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप जो है कि किसी भी एटम का वैलेंसी निकाल सकते हैं। साथ ही में जो इनर्ट गैस होता है हमारा, जो इनर्ट गैस होते हैं, उनका आउटर में शेल क्या होता है, कंप्लीटली फिल होता है, तो इनकी वैलेंसी कितनी होगी, 0 होगी। ये तीनों चीज़ें मैंने जो बताया आपके पेपर में बार-बार पूछे जाते हैं इस पे क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोन्स क्या होते हैं। तो सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ कि जो आइसोटोप्स होते हैं हमारे, ठीक है?
और जो आइसोबार्स होते हैं और जो आइसोटोन्स होते हैं, इन तीनों में क्या होता है, सिंपल सा जो है कि हमारा यहाँ पे देख लीजिए, बता देता हूँ। सपोज़ कीजिए कोई एटम है जिसका स्टैंडर्ड नोटेशन क्या है, एक्स, जेड, ए। ये जो जेड होता है, ये एटॉमिक नंबर होता है हमारा, क्या होता है? एटॉमिक नंबर। और साथ ही में ए क्या होता है हमारा? एटॉमिक मास होता है। क्या होता है? एटॉमिक मास। ये जो एटॉमिक नंबर होता है, ये बराबर होता है किसके? हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, ओके? उसके बराबर होता है। साथ ही में जो प्रोटॉन होता है, बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम, ओके? तो P बराबर हो जाएगा E के हमारा, और साथ ही में A हो जाएगा। साथ ही में जो A होता है हमारा एटॉमिक मास होता है, ये होता है सम ऑफ प्रोटॉन प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। अब इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तो जब हम आइसोटोप्स को डिफाइन करेंगे, आइसोटोप्स, तो ये क्या होते हैं? ये वैसे हमारे एलिमेंट्स होते हैं जिनका जो जेड और पी क्या होता है? सेम होता है। मतलब कि सपोज कीजिए हम लिखते हैं इस तरीके से, जेड ए, सॉरी, सही है, जेड ए नहीं, इसको मैं कर लेता हूँ डब्लू, जेड डब्लू ए। सेम एलिमेंट डब्लू को मैं लिखता हूँ जेड डब्लू, ए की जगह पे मैं लिख देता हूँ ए डैश। यहाँ पे देखिए जो जेड हमारा है एटॉमिक नंबर है, या और कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ये दोनों के क्या है? बराबर है आपस में। लेकिन जो ए है हमारा, ए डैश के बराबर नहीं है, ए नॉट इक्वल्स टू ए डैश। दैट मीन्स कि वैसे हमारे एटम्स जिनका जो क्या होता है हमारा एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है? डिफरेंट होता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं आइसोटॉप्स। अब यहाँ से देख लीजिए, चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। सेम जेड एंड डिफरेंट ए, इसको क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू सेम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, एंड द डिफरेंट क्या होता है हमारा? फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, जैसे डेंसिटी हो गया, बॉइलिंग पॉइंट, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। तो ये आपका एक आसान सा स्टेटमेंट फ्रेम कर सकता है पेपर में, कि जो आइसोटोप्स होते हैं हमारे, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, लेकिन डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है या ना गलत है? तो क्या है हमारा? सही है, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है सेम होता है, जिसके कारण क्या होता है? इनका सेम केमिकल प्रॉपर्टी होता है, लेकिन डिफरेंट क्या होता है हमारा? फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा देख लीजिए, जो हाइड्रोजन के हमारे क्या है? आइसोटॉप्स हैं। इसको बोलते हैं प्रोटियम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार-बार पूछा जाता है कि जो 1H1 होता है, जो 1H1 होता है हमारा, इसे लिखते हैं 1H1, इसको क्या बोलते हैं? प्रोटियम। जो 1H2 होता है, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, और जो 1H3 होता है, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। तो यही बार-बार पूछा जाता है प्रोटियम को लेके, ठीक ना? अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं आइसोबार्स क्या-क्या होते हैं। आइसोबार्स को देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं जो हमारा आइसोबार्स क्या-क्या होते हैं। देखिए मैंने ऊपर बताया आपको कि आइसोटॉप्स, आइसोबार्स क्या होते हैं? जिनमें जेड क्या होगा हमारा? दूसरे जेड डैश के क्या होगा? बराबर नहीं होगा, लेकिन जो ए होगा हमारा, इसके ए डैश के क्या होगा? बराबर होगा। मतलब कि सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आइसोबार्स। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आइसोबार्स क्या होते हैं? सेम एटॉमिक मास बट विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी होता है, लेकिन क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेम होती हैं। तो इस तरीके से आपके पेपर में दो स्टेटमेंट बना सकता है, एक आइसोटोप से, एक आइसोबार से। आइसोबार वाला स्टेटमेंट में क्या होगा कि बोलेगा कि आइसोबार्स हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज बट सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? सही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये हमारा क्या है? आर्गन का है। आर्गन का कितना होता है? 18 AR 40। और साथ ही में क्या होता है? कैल्शियम का क्या होता है हमारा? कैल्शियम का होता है 20 CA 40। अब देखिए इन दोनों का जो है कि जेड नंबर क्या है? डिफरेंट है, लेकिन जो हमारा एटॉमिक मास है दोनों का क्या है? सेम है। तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, क्या होगा? दोनों का जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, ये क्या होगा? सेम होगा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी दोनों की? केमिकल प्रॉपर्टीज ये क्या होंगी? डिफरेंट होंगी।
तो आपको जो है कि एकदम इसको अच्छे से समझ लेना है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं आइसोटोन्स क्या होते हैं। आइसोटोन्स होते हैं कंडीशन क्या होता है कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो नंबर ऑफ हमारे न्यूट्रॉन्स होंगे किसके अंदर में, जो न्यूक्लियस के अंदर में होते हैं, वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग आइसोटोन्स। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, सिलिकॉन है हमारा, फास्फोरस है, ठीक है, सल्फर है, इन सभी में क्या होता है हमारा, ऑल हैव एग्जैक्टली 16 न्यूट्रॉन्स, 16 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इनको क्या बोल सकते हैं हम लोग, आइसोटोन्स बोल सकते हैं। अब कुछ चीजें देख लेते हैं जो कि हमारा क्या होता है, कॉमन मेडिकल इंडस्ट्रियल यूज ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के कुछ यूज देख लेते हैं, इनका मेडिकल के पर्पज से या इंडस्ट्रियल पर्पज से क्या क्या यूज होता है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो कार्बन 14 होता है हमारा, क्या होता है, रेडियो कार्बन डेटिंग ऑफ द फॉसिल्स एंड ऑर्गेनिक रिमेन्स। इसमें क्या होता है, इसका एप्लीकेशन होता है रेडियो कार्बन डेटिंग ऑफ फॉसिल्स एंड ऑर्गेनिक रिमेन्स, दोनों याद रखिएगा, ठीक ना। पहला क्या है हमारा, पहला है हमारा फॉसिल्स एंड ऑर्गेनिक रिमेन्स। दूसरा क्या है, यूरेनियम 235, इसका क्या, फ्यूल इन द न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स के रूप में यूज होता है। कोबाल्ट की बात कर लेते हैं, रेडिएशन थेरेपी फॉर ट्रीटिंग कैंसर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। ये कौन सा एलिमेंट है जिसका जो है कि यूज होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, कौन सा, ये कोबाल्ट 60। आयोडीन आयोडीन जो है कि 131, इसका क्या होता है, डायग्नोस्टिक इमेजिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ द थायराइड डिजीजेस, जिसको गोइटर बोलते हैं, ठीक ना, इसमें इसका यूज होता है। सोडियम 24 का यूज किसमें होता है, डिटेक्टिंग लीक्स इन अंडरग्राउंड पाइपलाइंस एंड ट्रेसिंग ब्लड फ्लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको सब कुछ तो याद होगा, लेकिन सोडियम वाला हो सकता है क्या हो, आपको याद ना हो। जो सोडियम 24 है, इसका एप्लीकेशन क्या है, डिटेक्टिंग लीक्स इन अंडरग्राउंड पाइपलाइंस एंड ट्रेसिंग ब्लड फ्लो, इसमें क्या होता है, इसका एप्लीकेशन होता है। अब हम देख लेते हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में, रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, द स्पॉन्टेनियस सेल्फ इंटीग्रेशन ऑफ अनस्टेबल हेवी एटॉमिक न्यूक्लियाई accompanied by the emission of ionizing radiation. This is purely a nuclear phenomena unaffected by the physical factors like temperature, pressure and the chemical reactions. मतलब कि कोई हमारा ऐसा एटम है जो क्या है, हमारा अनस्टेबल है, तो ये क्या करता है, एमिशन करता है डिफरेंट टाइप के रेडिएशंस खुद को स्टेबल करने के लिए, ठीक ना। ये क्या होता है, स्पॉन्टेनियस इन नेचर होता है और कंप्लीटली क्या होता है, न्यूक्लियर फिनोमिना होता है, जो किसी भी फिजिकल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। तो डिस्कवरी की गई थी इसकी रेडियोएक्टिविटी की हेनरी बेकरल के द्वारा 1906 में। और ये जो रेडियोएक्टिविटी टर्म है पहली बार यूज किया गया था मैरी क्यूरी के द्वारा। तो फिर से मैं थोड़ा सा इन चीज़ों को बता देता हूँ। रेडियोएक्टिविटी क्या होता है, स्पॉन्टेनियस सेल्फ इंटीग्रेशन ऑफ ए अनस्टेबल हेवी एटॉमिक न्यूक्लियाई टू अचीव स्टेबल पोजीशन, ओके। साथ ही में इसकी डिस्कवरी की गई थी हेनरी बेकरल के द्वारा 1896 में। और जो रेडियो एक्टिविटी वर्ड है फर्स्ट टाइम यूज किया गया था मैरी क्यूरी के द्वारा। आपको इनको क्या करना है, याद कर लेना है, पूरी तरीके से अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में क्या है आपके ये पूछे जाएंगे। रदरफोर्ड डिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या देखा गया है कि किस किस तरीके के एमिशंस होते हैं स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए। जो हमारा अनस्टेबल एटम है किस किस तरीके के क्या करते हैं, हमारा एमिशन करते हैं। तो पहला क्या हो गया हमारा अल्फा, दूसरा क्या हो गया बीटा, उसके बाद से गामा। तो गामा जो होता है ये क्या होता है, अनडिविएटेड होता है। ये जब हमारा जो है कि रेडियो जो स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा है, इसको क्या करते हैं हम लोग, एक कोलिमेटिंग स्लिट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच से जब गुजारते हैं, तो सपोज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एक प्लेट क्या होगा, निगेटिव होगा। तो देखा गया कि जो हमारा बीटा बीटा पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल्स क्या है हमारा, डिफ्लेक्ट हो जा रहा है पॉजिटिव प्लेट के साइड में, ठीक ना, पॉजिटिव प्लेट के साइड में। तो इसको बोला गया बीटा पार्टिकल्स, जो क्या होते हैं हमारे निगेटिव होते हैं, क्योंकि इधर अगर निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव साइड में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। दूसरा हमारा पार्टिकल होता है अल्फा पार्टिकल्स, ये क्या होते हैं हमारे, डिविएट हो जाते हैं निगेटिव के साइड में। तो इस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये क्या होता है हमारा, इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ओके। इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स, जो क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। एक पार्टिकल था हमारा गामा, जो कि विदाउट जो है कि डिविएशन सीधा निकल गया। अब देखिए इसमें जो है कि आपके पेपर में जो पूछा जाता है ना,
पूछा जाता है कि जो अल्फा पार्टिकल्स होता है ये क्या होता है? तो ये क्या होता है मेनली हीलियम का क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। आप सभी को पता होगा हीलियम का जो फ़ॉर्मूला होता है 2He क्या होता है? 4 होता है। अब इसमें से हम क्या करते हैं कि जो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? 2 इलेक्ट्रॉन है जो इसके अराउंड चक्कर लगा रहा है, उसको हम क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं। तो ये हो जाता है फ़ॉर्मूला हमारा 2He4 ही होगा, ठीक ना? लेकिन इसमें से क्या है हमारा, इसको बोलते हैं अल्फ़ा। क्यों? क्योंकि इसमें से जो है कि हमने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, बाहर निकाल दिया है। अब कुछ चीज़ों को यहाँ से देख लेते हैं समझने के लिए कि नेचर क्या होता है अल्फा रे का, ठीक ना? और साथ ही में बीटा रे का और गामा रे का। तो ये क्या होते हैं स्ट्रीम ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं, जिनका क्या होता है 2He4 क्या होता है +2 होता है, क्योंकि हमने इसमें से क्या किया है 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया है। ये क्या आता है स्ट्रीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसको लिखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं E-1 E0। ये क्या होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। चार्ज की बात करते हैं तो क्या होता है इस पे +2 यूनिट चार्ज होता है, इस पे -1 यूनिट, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। मास की बात करते हैं तो 4U होता है इसका मास। इसका मास क्या होता है नेग्लिजिबल होता है, जितना इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास होता है 1/18 37। और ये क्या होता है 0 होता है इसका मास। प्योर एनर्जी फोटॉन्स होते हैं। वेलोसिटी क्या होता है 10% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट होता है या 90% ऑफ द स्पीड ऑफ मतलब कि बीटा रेज़ क्या होते हैं फास्ट मूविंग पार्टिकल्स होते हैं और इनका अप्रॉक्सिमेट में लाइट की वेलोसिटी होती है। आयोनाइजिंग पावर की बात करते हैं तो क्या है हाईएस्ट होता है इसका और इसका क्या होता है मॉडरेट होता है, इसका क्या होता है लोवेस्ट होता है। पेनिट्रेटिंग पावर की बात करते हैं तो क्या है लोवेस्ट है, इसका मॉडरेट है और इसका क्या है हमारा हाईएस्ट है। तो इन सब चीज़ों को आप जो है कि एक बार देख लीजिएगा क्योंकि पेपर में इनसे पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इसका नाम क्या है केमिकल बॉन्डिंग, ठीक ना? केमिकल बॉन्डिंग इसको देख लेते हैं केमिकल बॉन्डिंग को। नाउ हम चैप्टर नंबर 2 देख लेते हैं इसका कि चैप्टर नंबर सॉरी 3 है ये, केमिकल बॉन्डिंग, ओके? केमिकल बॉन्डिंग में क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमारे 72 बीपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से क्या है इम्पोर्टेंट है और साथ ही में जो हमारे आगामी जो बीपीएससी के पेपर होने वाले हैं या डबल एससी का पेपर होने वाला है, इसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट वन देख लेते हैं फाउंडेशन ऑफ एटॉमिक स्टेबिलिटी एंड वैलेंसी। तो आप सभी को पता होगा कि एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स लोकेटेड इन द सेंट्रल न्यूक्लियस with the electrons revolving around the nucleus in a quantized energy levels cells और ऑर्बिटल्स है सभी को पता होगा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं एटॉमिक नंबर जेड विच द केमिकल बिहेवियर किस तरीके से एटॉमिक नंबर जेड पे किसी भी एलिमेंट का या एटम का सब्सटेंस का केमिकल बिहेवियर भी डिपेंड करता है। तो जैसे कि डेफिनिशन से आप सभी को पता होगा कि जो एटॉमिक नंबर जेड क्या होता है इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। और न्यूट्रल एटम क्या होता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे क्या होंगे इक्वल होंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के सॉरी इलेक्ट्रॉन के। तो इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल एटम। ओके इसको बोलते हैं न्यूट्रल एटम। अब कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इट इज द अरेंजमेंट of the valency electron in the outermost shell that determines the chemical properties, reactivity and the bonding behavior of an element। अगर क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होता है कि द chemical properties, reactivity and the bonding behavior of an element is decided by its valency electrons, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा हमारा सही होगा। अब हम देख लेते हैं वैलेंसी द कंबाइनिंग कैपेसिटी इसमें क्या है तो क्लासिकल डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और क्लोरीन ऑक्सीजन इक्विवेलेंट दैट वन एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन कंबाइन विथ और डिस्प्लेस। ठीक है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन lost or share by an atom to achieve the stable octet or a duplet for hydrogen and helium in its outermost shell। ये क्या है जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिफिनीशन है यही एक्सेप्टेबल है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एलिमेंट है या एटम है हमारा वो ऑलवेज ट्राई करता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं उसका उसके आउटर मोस्ट शेल में ऑलवेज क्या हमारा या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो या जो है कि 2 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है
तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा हमारा स्टेबल हो जाएगा। इसी को जो है कि पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए साथ ही में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए वो क्या करता है पेयरिंग करता है दूसरे एटम्स के साथ में। ये 2 वाला केस किसके लिए है हमारा ये ओनली जो है कि हाइड्रोजन और साथ ही में किसके लिए हीलियम के लिए है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस चीज़ को देख लेते हैं जो ऑक्टेट रूल होता है हमारा, जिसको जो है कि 1916 में किसके द्वारा दिया गया था? कोज़ेल और लेविस के द्वारा। एटम टेंड टू एडजस्ट देयर वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय लूज़िंग, गेनिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द हाइली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबेल गैस। जो नोबेल गैस का हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता है, आप सभी को पता होगा ns स्क्वायर होता है मतलब कि वो जो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है s स्क्वायर प्लस p6 होता है। तो इस वाले स्टेट को अचीव करने का प्रयास हर एक एटम करता है। इसके लिए क्या करता है वो? लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन को, गेन करता है, साथ ही में शेयर करता है कि उसकी आउटर मोस्ट जो सेल है उसमें जो है कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएँ, ठीक ना? ये जो है कि इसी को बोलते हैं हम ऑक्टेट रूल। तो क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ चीज़ों को और देख लेते हैं। रिएक्टिविटी 10 बेस्ड ऑन द आउटर सेल कंप्लीटनेस। किसी भी जो एटम है, हमारा एलिमेंट है, उसकी जो रिएक्टिविटी है ऑलरेडी मैंने बताया कि जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हमारे होते हैं, ठीक ना? उसी पे क्या करती है, डिपेंड करती है कि कितना वो रिएक्टिव होगा। जैसे कि जब इनर्ट गैस की बात करते हैं, तो क्या होते हैं ये? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। ये सभी के सभी क्या हैं हमारे इनर्ट गैस हैं और इनका जो आउटर सेल होता है, क्या होता है? आउटर सेल ये क्या होता है? कंप्लीटली फिल होता है, ठीक ना? दे हैव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और केमिकली क्या होते हैं? इनर्ट होते हैं, एक्सिस्ट मोनो एटॉमिकली एंड हैव वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट्स। इनका क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। ये क्या होते हैं? मोनो एटॉमिकली होते हैं मतलब सिंगल एटम होता है इनका और साथ ही में क्या होते हैं? केमिकली इनर्ट होते हैं और इनका मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है किसका? जो भी हमारे इनर्ट गैस होते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट जो होते हैं हमारे जो हाईली रिएक्टिव होते हैं? द एलिमेंट्स दैट आर 1 इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम कंप्लीटिंग और इम्पटिंग ए सेल आर एक्सट्रीमली क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। सपोज कीजिए कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में क्या है हमारा 8 होना चाहिए। तो या तो उसका 7 हो आउटर सेल में दैट मीन्स कि उसको क्या चाहिए 1 चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए या जो है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में क्या हो 1 हो। दैट मीन्स कि उसको अपना ऑक्टेट प्रीवियस सेल में क्या होगा 8 होगा। तो 1 ही अगर ये लूज़ कर देता है तो क्या हो जाएगा इसका ऑक्टेट हो जाएगा। तो ऐसे एलिमेंट जिनके जो है कि आउटर सेल में 7 हो या 1 हो, ये क्या होते हैं? हाइली रिएक्टिव होते हैं। उसी को यहाँ लिखा गया है कि कौन से एलिमेंट हमारे क्या होते हैं? हाइली रिएक्टिव होते हैं। तो एलिमेंट दैट आर 1 इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम कंप्लीटिंग और इम्पटिंग ए सेल आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव। होप आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। यहाँ पे देखिए पहला क्या है एल्कली मेटल्स है हमारे जैसे कि हमारा सोडियम हो गया Na। सोडियम का क्या होता है हमारा 2 8 1 होता है। दैट मीन्स कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देता है, किसी को दे देता है या शेयर कर लेता है, तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो ये क्या होता है हमारा हाईली रिएक्टिव होता है। इसमें एग्जाम्पल में क्या हो गया? एल्कली मेटल्स हो गए। ओनली नीड्स टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। हाईली क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं, स्टोर्ड अंडर द केरोसिन। एकदम याद कर लीजिएगा कि जो भी हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं और इनको इसीलिए क्या करते हैं हम केरोसिन के अंदर क्या करते हैं रखते हैं। और यही आपके पेपर में पूछा गया है कि सोडियम को केरोसिन के अंदर क्यों रखा जाता है या सोडियम को किसके अंदर रखा जाता है तो किसके अंदर रखा जाता है केरोसिन के अंदर में। इसके पीछे रीजन क्या है कि ये क्या है बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ये क्या होते हैं? जैसे कि मैग्नीशियम हो गया नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स लेस रिएक्टिव देन एल्कली मेटल्स। उससे क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद से आते हैं हमारे हेलोजेंस जैसे कि हमारा क्लोरीन हो गया ओनली नीड्स टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन। इनको क्या चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कहीं से भी इलेक्ट्रॉन पालेंगे तो क्या हो जाएगा? इनका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। और ये क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं। आपको याद रखना है ये जो एल्कली मेटल्स होते हैं हाईली रिएक्टिव, हैलोजेंस हाईली रिएक्टिव होते हैं और जो एल्केलाइन होते हैं ये क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा उसको बोलते हैं केलोजेंस। केलोजेंस ये क्या होते हैं? ऐसे कि ऑक्सीजन हो गया नीड्स टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स
इनको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिससे क्या हो जाएँगे, ऑक्टेट को पूरा कर लें अपना। क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं देन हैलोजेंस। अब हम देख लेते हैं कितने तरीके के जो हमारा केमिकल बॉन्डिंग्स होता है एलिमेंट्स के बीच में। तो क्या होता है, केमिकल बॉन्ड इज़ ए अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड्स कंस्टिट्यूएंट एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन्स टुगेदर इन ए केमिकल स्पेस। दिस occurs to minimize the potential energy of the system। क्या करता है? पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करता है ये केमिकल बॉन्ड्स। अब जब केमिकल बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं तो पहला देख लेते हैं। अब फर्स्ट वन क्या है हमारा? इसको बोलते हैं आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है? फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल एटम टू ए नॉन मेटल एटम। Okay, resulting in a electrostatic attraction between the newly formed cation and the anion। इसमें क्या होता है कि क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। क्या होता है, मेटल टू नॉन मेटल होता है। जैसे कि आपका ऊपर देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम जब बात करते हैं इसमें, तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या है हमारा, जैसे कि ये हो गया सोडियम। सोडियम का क्या होता है, 281 होता है। ये NaCl की हम बात कर रहे हैं, NaCl की। इसमें Na क्या है हमारा, कैटायन फॉर्मेशन, क्योंकि ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। इसको, क्लोरीन को। क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ये एनायन फॉर्मेशन, इस तरीके से हमारा क्या बनेगा, NaCl एक आयनिक लेटिस बन जाएगा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें कि फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या-क्या फेवरेबल कंडीशन होते हैं? पहला क्या है, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ए मेटेलिक एलिमेंट, जिसके कारण क्या होगा, ईज़िली लॉसेस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस जो है कि आराम से कर सकता है वो। दूसरा क्या है, हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर नॉन मेटेलिक एलिमेंट। तीसरा क्या है, हाई लेटिस एनर्जी ऑफ द रिजल्टिंग क्रिस्टल। ये सभी चीज़ें हैं, थोड़ा-सा कॉन्सेप्चुअल है, इसको आपको नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा-सा नॉलेज के लिए आपको इसको जानना है कि क्या-क्या कंडीशंस होते हैं, क्या हमारे आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के। क्या पता बीपीएससी पूछ ही दे। नेक्स्ट वन देख लेते हैं कि क्या-क्या प्रॉपर्टी होता है हमारा किसका, आयनिक बॉन्ड का। क्या होता है, फिजिकल स्टेट, क्या होता है, हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू रिजिड 3D क्रिस्टल लैटिस। पहला हो गया। मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करते हैं तो क्या होता है, एक्सेप्शनली हाई, क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है इनका मेल्टिंग और साथ ही में क्या, इलेक्ट्रोटिक बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो क्या होता है, सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, ये इंसुलेटर्स होते हैं। आयंस आर फिक्स्ड इन द क्रिस्टल लैटिस। सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, ये जो है कि इंसुलेटर्स होते हैं, जबकि जब इनको मोल्टेन या एक्वस स्टेट में क्या होते हैं, ये एक्सीलेंट कंडक्टर होते हैं। ठीक है? तो आपको याद रखना है कि जो आयनिक बॉन्ड बनता है, इसमें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, क्या होता है, सॉलिड स्टेट में क्या होता है, इंसुलेटर, जबकि मोल्टेन और एक्वस स्टेट में क्या होता है, एक्सीलेंट कंडक्टर। दूसरा बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्वर इन ए पोलर सॉल्वेंट्स। तो पोलर हमारे सॉल्वेंट्स होते हैं, लाइक वाटर हो गया, इसमें क्या होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी, इनसॉल्युबल इन ए नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन और ईथर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं हमारे कंपाउंड्स, ये जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं हमारे, इनमें क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, जबकि जो नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, लाइक बेंजीन हो गया, साथ ही में ईथर हो गया, इनमें क्या होते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं। और इस तरीके से आपके पेपर में क्या कर सकता है, स्टेटमेंट फ्रेम कर सकता है कि कौन से क्या होते हैं हमारे, इनसॉल्युबल होते हैं, क्यों होते हैं। दूसरा बॉन्डिंग है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, कोवैलेंट बॉन्ड। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया आयनिक बॉन्ड, IONIC, आयनिक। साथ ही में आप सभी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो आप हमको कमेंट में आके, ठीक ना? कमेंट में आके आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा, हम जो भी हो सकता है उसको सॉल्व करने का प्रयास। दूसरा देख लेते हैं हमारा कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है, फॉर्म बाय द इक्वल शेयरिंग ऑफ वन और मोर पेयर्स ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम्स। सपोज करिए एटम ए है, एटम बी है, इनके बीच में अगर हमारा क्या होता है, एटम शेयर होता है एक दूसरे के बीच में, तो इस शेयरिंग को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं,
कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। कितना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एटम्स टिपिकली क्या होते हैं, नॉन मेटल्स ऑफ अ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव्स। इसमें हमने क्या पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा आयनिक बॉन्ड में एक क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, एक हमारा क्या होता है, मेटल होता है, और एक हमारा क्या होता है, नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल। इनके बीच में क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन गेन होता है या लॉस होता है। तो ये क्या बनते हैं, हमारे आयनिक बॉन्ड के थ्रू इनमें कंपाउंड्स बनते हैं। लेकिन जिनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो क्या होते हैं, वो टिपिकली नॉन मेटल ही होते हैं। मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। देखिए, both atoms contribute an equal number of electrons to the shear pair to complete their respective octets। अपने octets को पूरा करने के लिए दोनों एटम्स क्या होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, आपस में शेयर करते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, शेयर वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लाइक H2 को देख लीजिए, H2 में क्या होता है हमारा, H सिंगल बॉन्ड H, ठीक ना। ये पहली बात क्या है कि नॉन मेटल है, और साथ ही में यहाँ पे क्या हो रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है हमारा H2 के बीच में। दूसरा हमारा क्या है, Cl2 है, Cl2 का क्या होता है, Cl सिंगल बॉन्ड, ठीक ना। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि इसका 17 होता है, Cl का कितना होता है, 17 होता है, 70। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 8 7। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो कहेगा कि तुम एक हमसे ले लो, हम तुमको 1 दे रहे हैं, और हमारा जो है कि दोनों लोग का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। अब डबल बॉन्ड देख लेते हैं, शेयर्स 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, लाइक हमारा ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे। ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, शेयर 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लाइक नाइट्रोजन हो गया हमारा, जैसे कि नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है हमारा, 2 5। अब इसको 3 चाहिए, तो ये नाइट्रोजन से ही 3 ले लेगा और नाइट्रोजन को ही 3 दे देगा, ठीक ना? इससे दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और क्या बना देंगे, N2, जो है कि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि हमको देखना है कि जो प्रॉपर्टीज़ क्या-क्या होती हैं कोवैलेंट बॉन्ड की। जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है हमारा, ठीक ना? इसकी क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो फिजिकल स्टेट में क्या होता है, कैन एक्जिस्ट एज़ ए सॉलिड, इज़ दैट आयोडीन, ग्लूकोज। ये क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में क्या हो सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं, जो भी कोवैलेंट बॉन्ड वाले होते हैं। जैसे कि हमारा आयोडीन हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये लिक्विड स्टेट में भी हो सकते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, और गैस स्टेट में भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारा ऑक्सीजन हो गया, मीथेन, ठीक ना? तो जो फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, तो ये कि कौन-कौन से स्टेट में होगा, कैन बी एक्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसको क्या बोलते हैं, वांडर वाल फोर्स बोलते हैं। इनके कारण क्या होता है, ये तीनों स्टेट में इनमें कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, है ना। वो जो कि तीनों एक्सिस्ट में क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। दूसरा देख लेते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो क्या होता है, कंपैरेटिवली क्या होता है, लो टू मॉडरेट, मच लोअर देन द आयनिक बॉन्ड। इनका जो होता है मेल्टिंग और साथ ही में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, और साथ ही में क्या होता है, मॉडरेट होता है, इस रेंज में होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं, तो क्या होता है, जनरली क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, नो फ्री आयंस और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं इनमें। तो क्या होते हैं, ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं और इंसुलेटर्स होते हैं। एक्सेप्शन देख लेते हैं, क्या है हमारा, ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट क्या है हमारा, एक जो है कि हमारा इसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, लेकिन फ्री मोबाइल डीलोकलाइज जो है क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, ठीक ना। एक कोवैलेंट क्या होता है, सॉलिड होता है, तो आपको याद रखना है कि ग्रेफाइट में क्या होता है, हमारा कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, लेकिन ये क्या होता है इसके अंदर, फ्री मोबिलाइज मोबाइल डीकोलाइज इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इससे क्या होता है, इसका बिहेवियर ऐसे कंडक्टर, अच्छा सा कंडक्टर होता है। सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो क्या होता है, जनरली इनसॉल्युबल इन द पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, बट हाईली सॉल्युबल इन द नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन। ये सभी के सभी क्या है, आपका अंतर है आयनिक और साथ ही में किसके इसमें, कोवैलेंट के बीच में। एक्सेप्शंस की बात करते हैं, तो क्या है, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड लाइक HCl गैस, अल्कोहल एंड द ग्लूकोज dissolve in water due to hydrogen bonding और the chemical reaction। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट और द डेटिव बॉन्ड। ये क्या होता है हमारा,
इसमें होता है स्पेशल टाइप ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्ड वेयर द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली वन ऑफ द बॉन्डिंग एटम्स, द डोनर, बट शेयर इक्वली बाय द बोथ। ठीक ना? मैकेनिज्म की बात करते हैं तो क्या होता है, द डोनर एटम मस्ट पॉजेस एट लीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज ए लेविस बेस। ये भी क्या है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा एटम है एज अ डोनर के रूप में काम कर रहा है, जिसके पास क्या है, एटलीस्ट वन लोन पेयर क्या है, उसको क्या बोलते हैं, लेविस बेस बोलते हैं। साथ ही में जो एक्सेप्टर होता है, जो एक्सेप्टर एटम मस्ट हैव एन एम्प्टी ऑर्बिटल टू एकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, इसको क्या बोलते हैं, लेविस एसिड बोलते हैं। अब देखिए किस तरीके से हमारा काम करता है, यहाँ देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है हमारा, रिप्रेजेंटेड बाय द एरो, ये एरो से क्या करते हैं हम लोग, रिप्रेजेंट करते हैं। इसको दिया है पॉइंटिंग फ्रॉम द डोनर टू द एक्सेप्टर। इट इज ऑफ्टन कॉल्ड सेमी पोलर बॉन्ड बिकॉज इट एग्जिबिट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ आयनिक एंड द कोवैलेंट, दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। ये सभी चीजें ना छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको जो है कि आगे चल के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक ना, इसलिए मैं इन चीजों को बता रहा हूँ। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या होता है, जैसे अमोनिया हो गया NH4+ form when the NH3 donates its nitrogen lone pair to the hydrogen proton। यहाँ पे देखिए जो H3N होता है, इसमें क्या करता है, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है, सपोज कीजिए नाइट्रोजन है, ये किसको दे देता है, हाइड्रोजन को दे देता है, ठीक ना। तो इससे क्या होता है, हमारा NH4 बनता है। सपोज कीजिए NH4 है, पहले से हमारा N है, हमारा आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके, 1 2 3 4 1 5। NH3 पहले से बना है। NH3 कहने का सेंस क्या है कि यहाँ पे H हो गया एक सिंगल, H यहाँ पे सिंगल हो गया, H यहाँ पे सिंगल हो गया, ठीक ना, इन्होंने अपना अपना बना लिया है। अब इसके पास देखिए लोन पेयर क्या है, इसके पास दो जो इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके पास खाली पड़े हुए हैं। तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को बोलेगा, इस हाइड्रोजन को, कि तुम ऐसा करो हमसे जो है कि एक ले लो, ठीक है, हमको चाहिए नहीं, हम तुमको बस क्या करते हैं, इसको एक इलेक्ट्रॉन को तुमको ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे कि तुम्हारा क्या हो जाएगा, डबलेट पूरा हो जाएगा और तुम हमसे मिल जाओगे। तो इस तरीके से ये क्या होता है, यहाँ पे बस ट्रांसफर होता है, देख रहे हैं ना, ट्रांसफर होगा। तो ये क्या है, ये एटम हमारा क्या है, डोनर है, और ये क्या है, हमारा एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर है। इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, लेविस बेस बोलते हैं, लेविस बेस, और इसको बोलते हैं हम लेविस एसिड, ठीक ना। यहाँ देख लीजिए। अब मैं थोड़ा-सा इसको यहाँ से और चीज़ों को अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ देखिए, मैंने बोला कि मैकेनिज़्म कैसे वर्क करता है, डोनर एटम मस्ट पॉसेस एट लीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि लेविस बेस की तरह एक्ट करता है। ऑन एक्सेप्टर एटम मस्ट हैव एन एम्प्टी ऑर्बिटल टू एक्कोमोडेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, एक्ट एज़ ए लेविस एसिड। अब इसमें क्या होता है कि इस एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं डोनर से एक्सेप्टर के साइड में। उसी चीज़ को हमने यहाँ किया था। ये देखिए, अमोनिया के केस में ये हमारा हो गया था यहाँ पे। इस तरीके से हमारा क्या बन जाता है, NH4+ बन जाता है, ठीक ना। दूसरा देख लेते हैं हमारा हाइड्रोनियम He3O+, H2O और साथ ही में H+ मिलके क्या बनाते हैं, H2O, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से ट्रांसफर होता है, ठीक ना। ओज़ोन भी हमारा उसी तरीके से बनता है। इन सभी चीज़ों को आपको जो है कि देख लेना है। ठीक है, अब इसमें देखिए इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ए कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, क्या-क्या प्रॉपर्टी होता है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करते हैं तो क्या होता है? हायर देन प्योरली कोवैलेंट बॉन्ड बट लोअर देन द आयनिक बॉन्ड्स कंपाउंड्स, बीच में होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है? पुअर कंडक्टर्स होते हैं। साथ ही में सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो क्या होता है? स्प्रेंगली सॉल्युबल इन द पोलर सॉल्वेंट्स बट इजीली सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक एंड सॉल्वेंट्स, ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी होती है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों की। यहाँ पे देखिए तीनों का एक जगह मैंने लिख दिया है। पहला क्या है हमारा, आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट है, कोवैलेंट है, उसके पास से क्या है, कोऑर्डिनेट या डेटिव है। फॉर्म बाय क्या होता है हमारा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड ये क्या होता है, वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टिपिकल एलिमेंट्स की बात करते हैं तो क्या है, पहला मेटल होता है, दूसरा नॉन मेटल होता है। इसमें नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, इसमें नॉन मेटल या आयन होता है।
फिजिकल स्टेट क्या होता है? हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें क्या होता है? गैस, लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड। इसमें क्या होता है? मोस्टली गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं, क्या होता है? वेरी हाई, लो टू मॉडरेट एंड ये इंटरमीडिएट होता है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात करते हैं तो हाईली सॉल्युबल होता है। जनरली क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है, एस्पेयरिंग सॉल्युबल होता है। कंडक्टिविटी क्या होता है? हाई होता है, पुअर होता है, ये भी पुअर होता है। बॉन्ड डायरेक्शनलिटी की बात करते हैं तो क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल होता है, हाई डायरेक्शनल होता है, ये हाई डायरेक्शनली भी होता है। अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम से रिलेटेड जो हमारे टॉपिक्स हैं, जो कि हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। पहला क्या हमारा ये है? फजान्स रूल। ये क्या होता है? कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड्स। क्या होता है? नो बॉन्ड इज 100% आयनिक और 100% कोवैलेंट। फजान्स रूल प्रिडिक्ट हाउ मच कोवैलेंट कैरेक्टर एग्जिस्ट इन आयनिक कंपाउंड्स। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? बोलते हैं फजान्स रूल्स। एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, मे बी आपके पेपर में ना पूछे लेकिन छोटे मोटे पेपर्स में पूछ देता है। हाई कोवैलेंट कैरेक्टर इज फेवर्ड बाय स्मॉल केटायन साइज। हाई पोलराइजिंग पावर जैसे कि लिथियम हो गया, सोडियम हो गया। लार्ज एनायन साइज, ये भी इसमें कुछ है, ठीक है। हाई हाई जो है कि हाई चार्ज ऑन आइदर कैटायन और एनायन, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग है, इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग क्या होता है? ए क्रूशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स दैट occurs when hydrogen is covalently bonded to the highly electronegative atoms। इससे क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, साथ ही में नाइट्रोजन हो गया। इनके साथ क्या होता है जब हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है? इस टाइप की कोवैलेंट, जो कि हमारे क्या है? ये सभी के सभी जो एलिमेंट्स हमारे क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है। जब हाइड्रोजन का बॉन्डिंग किसके साथ हो? क्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और इसके साथ-साथ किसके? नाइट्रोजन के साथ। तो ये जो बॉन्डिंग होती है इनके बीच में, इसी को बोलते हैं क्या हम? हाइड्रोजन या एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग को बोलते हैं, ठीक है? अब थोड़ा और यहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। यहाँ देखिए टाइप की बात कर लेते हैं। तो टाइप में क्या होता है हमारा? पहला इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। क्या होता है? occurs between the different molecules, leads to high boiling point and solubility in water। जैसे कि क्या होता है? H2O हो गया और साथ ही में क्या हो गया? अल्कोहल हो गया और HF हो गया। इनको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, ठीक ना? इसमें क्या होता है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। दूसरा होता है हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, occurs within the same molecules। इस केस ओ नाइट्रोफेनॉल हो गया, लीड्स टू लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स। इनका क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, जो क्या होते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। जब इंट्रामॉलिक्यूलर जो कि सेम होता है, इसमें क्या होता है? इनका लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब देखिए, इसमें जो है कि एक क्लासिकल एग्जांपल यहाँ दिया गया है, जो कि पेपर में बार-बार पूछा जाता है। व्हाई H2O इज़ लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर व्हाइल H2S इज़ अ गैस। H2S क्यों गैस होता है? तो इसका आंसर क्या है कि ऑक्सीजन इज़ हाइली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। Binding water molecules tightly together, sulfur has a low electronegativity and cannot form hydrogen bond, leaving H2S as a weakly associated gas। इसके पीछे रीजन क्या है? जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, यही क्या है? दोनों के पीछे मेन रीजन है कि जो H2S हमारा क्या होता है? गैस होता है और H2O क्या होता है? लिक्विड होता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है हमारा? रीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यही क्या होता है? मेन कारण होता है कि H2S क्या होता है? हमारा गैस होता है और H2O क्या होता है? हमारा लिक्विड होता है। कुछ एक्सेप्शन देख लेते हैं हमारा ऑक्टेट रूल का। तो क्या है हमारा? पहला इनकम्प्लीट ऑक्टेट। द सेंट्रल एटम हैज़ ए फ्यूअर देन 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स बट रिमेन स्टेबल। जैसे कि LiCl हो गया, BeH2 हो गया, BCl3 हो गया, AlCl3 हो गया। एक्सपेंडेड ऑक्टेट देख लेते हैं क्या है हमारा? द सेंट्रल एटम हैज़ एम्प्टी d ऑर्बिटल्स टू होल्ड मोर देन 8 वैलेंस। उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, छोड़ भी सकते हैं इसको, ठीक है? ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो नीट वाले बच्चों के लिए हैं।
ठीक ना? तो इस तरीके से हमने जो है कि चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया। अब हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है, इसका नाम क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। नाउ हम चैप्टर नंबर 4 देख लेते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इससे जो है कि किस-किस तरीके के क्वेश्चन्स हमारे जो है कि 72 प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं और कौन-कौन से जो कॉन्सेप्ट हैं, जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से क्या है इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट वन देख लेते हैं कि ऑल मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड एटम्स। सभी बने होते हैं, ऑलरेडी आप सभी को पता है। डिपेंडिंग ऑन हाउ these एटम्स आर ग्रुप्ड, दे फॉर्म एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें। एलिमेंट, पहला क्या है हमारा? एलिमेंट देख लेते हैं। एलिमेंट क्या होता है? द प्योर सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। जो भी हमारे सब्सटेंस होते हैं, जो ओनली जो है कि सिंगल टाइप एटम को जो है कि कंसिस्ट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। एलिमेंट्स में पहला हमारा क्या है? मोनोएटॉमिक एलिमेंट एग्जिस्ट एज ए सिंगल अनबाउंडेड एटम्स। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कार्बन हो गया, हीलियम हो गया, सोडियम हो गया और उसके साथ क्या हो गया? हमारा आयरन हो गया। ये सभी के सभी एग्जाम्पल है किसके? हमारे मोनोएटॉमिक एलिमेंट्स के। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे? मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि एलिमेंट एज ए ग्रुप ऑफ द सेम एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। जैसे कि हमारा क्या है? डाई एटॉमिक ऑक्सीजन है जिसका फॉर्मूला होता है O2, ट्राई एटॉमिक ओजोन हो गया O3 एंड डाई एटॉमिक हमारा जो है कि क्लोरीन हो गया। ठीक है? नाउ कंपाउंड्स देख लेते हैं। हमने पहले क्या देखा? हमने पहले देखा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स में पहला हमारा क्या है? मोनोएटॉमिक एलिमेंट्स होते हैं, जो सिंगल एटम वाले। इसके बाद से मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स भी होते हैं। दूसरा हम देख लेते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होता है? तो डेफिनिशन कंपाउंड का होता है सब्सटेंस फॉर्म बाय 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। जो हमारे एटम्स होंगे वो क्या होंगे? डिफरेंट टाइप्स के होंगे और कितने होंगे? 2 या 2 से ज़्यादा होंगे। तो इनका जब केमिकल कॉम्बिनेशन होता है इन ए फिक्स डिफिनिट प्रमोशन प्रोपोर्शन ऑफ मास, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कंपाउंड बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या होता है हमारा? सॉल्ट हो गया NaCl, मेथेन हो गया CH4, साथ ही में क्या हो गया? एमोनिया हो गया। इसमें देखिए Na हो गया हमारा क्या हो गया? एक एटम हो गया सोडियम का, एक एटम क्या हो गया? क्लोरीन का। इन दोनों का आपस में क्या होता है? केमिकली रूप से कंबाइन होते हैं, जो आयनिक बॉन्ड बनता है। तो ये क्या बना देते हैं हमारा? ये बना देते हैं कंपाउंड NaCl। मेथेन हो गया, अमोनिया हो गया। ठीक है? ये हो गया हमारा। इसके बाद से नेक्स्ट वन देख लेते हैं केमिकल चेंज एंड इक्वेशंस। ठीक है? तो पहला हमारा चेंज होता है फिजिकल वीएस केमिकल चेंज। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर में कि फिजिकल चेंज कौन-सा है, इस तरीके से केमिकल चेंज क्या है, तो इसको देख लेते हैं। तो फिजिकल चेंज क्या होता है हमारा? कि टेम्पोररी एंड रिवर्सिबल चेंज वेयर नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। हमारे क्या होता है? ये एक तरीके का टेम्पोररी चेंज होता है और साथ ही में क्या होता है? रिवर्सिबल इन नेचर होता है। दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो फिर यहाँ से क्या हो सकता है? यहाँ भी आ सकते हैं। साथ ही में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज बोलते हैं। जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया। सपोज कीजिए हमने आइस को पिघला के क्या बना दिया? उसको जो है कि लिक्विड में चेंज कर दिया, तो फिर लिक्विड को हम आइस बना सकते हैं। डिसॉल्विंग ऑफ साल्ट्स इन वाटर, ये सभी के सभी क्या हमारा? फिजिकल चेंज हो गया। दूसरा है हमारा केमिकल चेंज। इसमें क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है? परमानेंट एंड जनरली इरिवर्सिबल चेंज वेयर न्यू सब्सटेंस विथ एंटायरली डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। ठीक ना? इसमें क्या होता है कि हमारा ये पहले जो नेचर होता है इसका क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है। दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो फिर यहाँ से यहाँ पे नहीं आ सकते। जो नया सब्सटेंस बनता है हमारा, ये क्या होता है? एंटायरली क्या होता है हमारा? डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज विद द पैरेंट जो हमारा होता है, जो भी हमारा सब्सटेंस होता है उससे। जैसे क्या होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन। सपोज कीजिए आयरन है हमारा, उसके ऊपर क्या हो गया? जंग लग गया। तो फिर इस जंग से हम जो है कि आयरन को क्या कर सकते हैं? नहीं पा सकते हैं। बर्निंग ऑफ कोल हो गया, कोल हो गया जल के जो है कि ऐश में कन्वर्ट हो गया राख में, तो राख से हम फिर कोयले को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसको बोलते हैं केमिकल चेंज। अब देख लेते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन यूजिंग द सिंबल्स एंड द फार्मूलाज ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड। इसमें एक साइड में क्या होता है? रिएक्टेंट्स होते हैं, एक साइड में क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे कि C प्लस O2 मिलके क्या बना देते हैं? CO2 बना देते हैं। ये बस बेसिक
अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएँगे आपके पेपर में। अब देखिए इसमें देख लेते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्या होता है? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जिसको जो है कि लव इज जो है कि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जिसको जो है कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो लेवोजियर है हमारा, उन्होंने क्या किया था एंटोनियो लेवोजियर ने इन्होंने इसका जो है कि फॉर्मूलेट किया था। इसको क्या करते हैं फॉलो करते हैं। स्टेट दैट द मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन a chemical reaction. Therefore, the total mass of the reactants must equal to the total mass of the products. Meaning the number of atoms of each element must remain constant on both sides of the equation. पेपर में आपके जो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से क्या बन सकता है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है इसको जो है कि किसने फॉर्मुलेट किया था? किसने किया था? लेवोजियर ने जो है कि इसको एंटोनियो लेवोजियर ने इसको जो है कि फॉर्मुलेट किया। इसको देख लीजिएगा। बैलेंसिंग रूल की बात कर लेते हैं तो क्या होता है यू कैन ओनली चेंज द स्टियोमेट्रिक कोफिशिएंट द नंबर इन द फ्रंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स यू मस्ट नेवर चेंज द सबस्क्रिप्ट विद इन ए केमिकल फार्मूला। हम जो है कि H2 का जो नीचे का सबस्क्रिप्ट है H2 को नहीं चेंज कर सकते हैं। इसके आगे समथिंग जो ABCD जो भी है हमारा ठीक है, इसको जो है कि हम चेंज कर सकते हैं बैलेंस करने के लिए केमिकल इक्वेशन को। जैसे कि H2 प्लस O2 है तो हमने क्या लिख दिया H2O, लेकिन ये क्या है अनबैलेंस है, ये हमारा क्या है बैलेंस इक्वेशन है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा जो है कि केमिकल इक्विलिब्रियम एंड द कैटलिस्ट। केमिकल इक्विलिब्रियम एंड द कैटलिस्ट, इसमें क्या होता है पहला रिवर्सिबल रिएक्शन एंड द इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है हमारा? रिएक्शन दैट कैन प्रोसीड इन द बोथ फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? द स्टेट इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन वेयर द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू द रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। जब हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाए किसके? बैकवर्ड रिएक्शन के, इसको क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स रिमेन क्या होता है हमारा? कांस्टेंट होता है। यहाँ देख लीजिए ये हमारा जो हेबर प्रोसेस होता है अमोनिया सिंथेसिस का, आप याद रखिएगा कि जो अमोनिया का सिंथेसिस होता है इसमें कौन सा मेथड यूज होता है? हेबर प्रोसेस यूज होता है। आपके पेपर में कई बार पूछा गया है, ठीक ना? तो फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो अमोनिया का सिंथेसिस होता है इसमें जो प्रोसेस यूज होता है उस प्रोसेस का नाम क्या है? हेबर। हेबर्स प्रोसेस, ठीक है, ये हमारा हेबर्स प्रोसेस हो गया। ये हो गया N2, ये हो गया 3H2O, ये हो गया 2NH3। कुछ यहाँ पे देख लेते हैं जो ले चेटियर प्रिंसिपल है इसमें क्या होता है? इफ यू अल्टर द कंडीशन ऑफ ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम सच एज द टेम्परेचर, प्रेशर एंड द कंसंट्रेशन, द सिस्टम विल बी शिफ्ट इट्स पोजीशन टू काउंटरैक्ट द चेंज। ओके, ये कुछ हमारा होता है इसमें इसको बोलते हैं ली चेटियर प्रिंसिपल बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है? कंटिन्यूअली रिमूविंग अमोनिया फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द राइट, फोर्सिंग द सिस्टम प्रोड्यूस मोर अमोनिया, ठीक ना? ये हमारा कुछ होता है लिटरेचर प्रिंसिपल जिसका क्या कर सकते हैं? प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। अब देख लेते हैं कैटलिस्ट क्या होता है। इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर में कैटलिस्ट पे। ये होता है डेफिनेशन क्या होगा इसका? ए सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग इट्स एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज इटसेल्फ। कैटलिस्ट क्या होता है? जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना उसको क्या करता है? इंक्रीज कर देता है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। कैसे करता है? लोअरिंग इट्स एक्टिवेशन एनर्जी को करके। इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं क्या होता है? हेबर प्रोसेस फाइनली डिवाइडेड आयरन एक्ट, जो आयरन क्या होता है हमारा हेबर प्रोसेस में एक्ट एज ए कैटलिस्ट एंड द मोलिबिडियम एक्ट एज ए प्रोमोटर टू बूस्ट द कैटलिस्ट एफिशिएंसी। हेबर प्रोसेस के थ्रू हम क्या बनाते हैं? मैंने अभी बताया आपको अमोनिया बनाते हैं। देखिए यहाँ पे जो हेबर का प्रोसेस है हमारा, मैंने यहाँ लिखा है अमोनिया का सिंथेसिस करते हैं। तो इसमें हम जो है कि कैटलिस्ट के रूप में किसको यूज़ करते हैं? आयरन का यूज़ करते हैं, Fe का यूज़ करते हैं। और साथ ही में जो है क्या हमारा मोलिब्डेनम का भी यूज़ करते हैं, जो क्या करता है हमारा, यहाँ देख लीजिए इसको, ये रहा मोलिब्डेनम, ये रहा हमारा, ठीक है, प्रोमोटर का काम करता है, ठीक ना? कोई भी डाउट हो आपको, आप हमसे जो है कि हमारे कमेंट में आके पूछ सकते हैं। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपके पेपर में तो पूछे नहीं जाते हैं, बस जानना है आपको कितने टाइप्स के होते हैं।
तो पहला जो होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें सीधा जानिए कि 2 हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होके एक सिंगल बना देते हैं, A+B AB हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो गया हमारा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन में जल के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक ना? दूसरा देख लेते हैं हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है हमारा, एक सिंगल हमारा होता है, ठीक ना? सिंगल हमारा रिएक्टेंट होता है जो कि 2 पार्ट में टूट जाता है, ठीक ना? इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन का यूजिंग हीट, CaCO3 जो लाइमस्टोन है, ये जो क्या होता है हमारा टूट के किसमें चेंज हो जाता है, CaO में, साथ ही में CO2 में। दूसरा देख लेते हैं हमारा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, मतलब कि जब हमारा डिकम्पोजिशन होगा यूजिंग लाइट, लाइट के प्रेजेंस में होगा, जैसे कि 2AgCl हमारा 2Ag ग्रे में और साथ ही में Cl2 में टूट जाता है। तीसरा देख लेते हैं हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है, सपोज कीजिए ए है हमारा रिएक्टेंट, BC है, तो इसमें जो है कि एक हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा जो हमारा कंबाइन है। जैसे कि C कहाँ पे आ गया, A के साथ और AC बना दिया और B सिंगल हो गया, तो इसी को बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डबल भी होता है। देखिए सिंपल सा एग्जांपल है इसमें, ठीक ना? इसमें कुछ ज़्यादा जानना है नहीं क्योंकि ज़्यादा पूछता नहीं है। पूछता क्या है, पूछता ये है, रिएक्टिविटी जो सीरीज़ है हमारा ये पूछता है कि कौन-सा एलिमेंट जो है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। टू डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल ऑकर, रेफर टू द मेटल एक्टिविटी सीरीज़, मोस्ट टू लीस्ट एक्टिव। सबसे जो रिएक्टिव होता है हमारा क्या होता है, पोटेशियम, सोडियम, उसके बाद से कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, उसके बाद से क्या होता है हमारा, ये होता है आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, उसके बाद से क्या होगा हमारा, पारा होता है इसका, ठीक है, Ag सिल्वर होता है, फिर क्या होता है, Au होता है। सबसे लेस रिएक्टिव क्या है हमारा, ये है जो हमारा गोल्ड है। इसलिए क्या होता है, गोल्ड बहुत ज़्यादा महँगा होता है। तो ये हमारा क्या है, रिएक्टिविटी जो एक्टिविटी सीरीज़ है, मतलब कौन-सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, इसकी सीरीज़ है। इसको आपको याद कर लेना है। इसको याद कर लीजिएगा कि पेपर में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिएक्टिविटी पे। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या है, पोटेशियम है, फिर क्या है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन है। इस तरीके से क्या है, रिएक्टिव है। और सबसे कम क्या है हमारा, गोल्ड है। अब देख लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑलरेडी मैंने बताया, ए क्या आ जाएगा, ए डी के साथ आ जाएगा, बी सी के साथ आ जाएगा, दोनों साइड से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद से देख लेते हैं हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, साथ ही में एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जनरली क्या होता है हमारा, रिलीज ऑफ हीट होता है और इसमें क्या होता है, एब्जॉर्ब एनर्जी। सिस्टम टेम्परेचर क्या होता है, राइज़ हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है हमारा, ड्रॉप हो जाता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमारा क्या है कि ये जो रेस्पिरेशन होता है हमारा, क्या होता है हमारा, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और जो फोटोसिंथेसिस है हमारा, क्या है हमारा, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो आपके पेपर में ये सब नहीं पूछेगा कि एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक क्या होता है। आपके पेपर में पूछेगा कि जो रेस्पिरेशन है हमारा, ये किस टाइप का रिएक्शन है, कैसा रिएक्शन है ये? ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, और साथ ही में जो फोटोसिंथेसिस है हमारा, ये किस टाइप का रिएक्शन है? ये है हमारा एंडोथर्मिक। ये सब पूछेगा आपके। अब देख लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक ना? रेडॉक्स का मतलब क्या होता है? रेडॉक्स मतलब होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दोनों एक साथ में हो। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, रेडॉक्स रिएक्शन इज अ रिएक्शन वेयर द ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन ऑकर साइमल्टेनियसली, ठीक ना? इसमें इन चीज़ों को देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। यहाँ देखिए, ऑक्सीडेशन क्या होता है हमारा, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन बाय सब्सटेंस। जबकि रिडक्शन में क्या होता है हमारा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन बाय द सब्सटेंस। दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये हमारा एक एग्जांपल है, हियर H2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू H2O। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे गेन हो रहा है ऑक्सीजन का। साथ ही में CuO इज रिड्यूस्ड टू Cu, यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे देखिए एक साइड में क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, एक साइड में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। ये क्या हो गया हमारा, रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। अब कुछ चीजें देख लेते हैं जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये पहला क्या हमारा, ऑयल RIG, ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल सा है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है,
लीड्स टू इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, एंड द रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, लीड्स टू डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। अब कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं यहाँ पे, जो हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से क्या है इम्पोर्टेंट है। यहाँ देख लीजिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देख लेते हैं, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, मैं फिर भी पढ़ देता हूँ। द सब्सटेंस दैट ब्रिंग अबाउट ऑक्सीडेशन इन अनदर सब्सटेंस, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। इट गेट्स रिड्यूस इटसेल्फ, ठीक ना? ये सभी हमारे सब्सटेंस क्या है, हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, द सब्सटेंस दैट ब्रिंग अबाउट रिडक्शन इन अनदर सब्सटेंस, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, साथ ही में कोक हो गया, ये सभी के सभी क्या हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं। मेटलर्जी में क्या होता है, मोस्ट मेटल एक्सिस्ट इन नेचर एज ए ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स। एक्सट्रैक्टिंग ए प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज ए फंडामेंटली ए प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। क्या होता है, ये प्रोसेस ऑफ रिडक्शन के थ्रू क्या होते हैं, हम इसको इनको गेन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं हमारा कि आयरन स्मेल्टिंग इन ए ब्लास्ट फर्नेस, इसमें जो हेमाटाइट ओर होता है Fe2O3 होता है, रिड्यूस हो जाता है टू मोल्टेन आयरन यूजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक ना? जो कि क्या होता है हमारा, ऑलरेडी मैंने बताया ये क्या होता है हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक ना? एक क्या होता है हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जब हमारा Fe2O3 को CO के साथ हमारा क्या होगा, रिएक्शन होगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, आयरन मिल जाएगा, ठीक ना? तो मेटलर्जी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होता है किसका हमारा, ये रिडक्शन रिएक्शंस का। तो जो भी हमारे मेटल्स होते हैं, ठीक ना? उनको जो है कि रिडक्शंस रिएक्शन के थ्रू क्या हम निकालते हैं। जैसे यहाँ पे इन चीज़ों को ना इम्पोर्टेंट है, मैं फिर से बता देता हूँ, कि जो हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जो हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, क्या होते हैं, सब्सटेंस दैट ब्रिंग अबाउट ऑक्सीडेशन इन अनदर सब्सटेंस, इट गेट रिड्यूस इटसेल्फ, ठीक ना? जैसे कि हमारा ऑक्सीजन हो गया, ओजोन हो गया, HNO3 हो गया, KMnO4 हो गया, सभी के सभी क्या होते हैं, हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, द सब्सटेंस दैट ब्रिंग अबाउट ए रिडक्शन इन अनदर सब्सटेंस, इट गेट्स ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। ये जो क्या-क्या होते हैं, हाइड्रोजन हो गया, कोक हो गया, CO हो गया, और साथ ही में एक्टिव मेटल्स लाइक Na, Zn एंड Al, ये सभी के सभी क्या होते हैं, हमारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो ये जो हमारा मेटलर्जी में मैक्सिमम जो कि हमारा मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है, ठीक ना? ये क्या होता है, ये रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू होता है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स एक्जिस्ट इन नेचर एज ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स। एक्सट्रैक्टिंग ए प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज फंडामेंटली ए प्रोसेस ऑफ क्या होता है, हमारा रिडक्शन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसको जो है कि रट लीजिएगा। जैसे कि हमारा जो है कि हेमाटाइट जो होता है, ओर से आयरन को जब निकालना होगा बाहर, तो क्या करते हैं, हम रिडक्शन रिएक्शन करवाते हैं किसके थ्रू, कार्बन मोनोऑक्साइड के थ्रू, जिससे कि हमारा क्या, आयरन आसानी से मिल जाता है। अब देख लेते हैं कोरिजन और रस्टिंग ऑफ आयरन, ये क्या होता है, द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ ए मेटल सरफेस बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और द केमिकल्स। ये क्या होता है हमारा, रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए रेडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक ना? इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला ऑफ ए रस्ट क्या होता है हमारा, Fe2O3 इंटू XS2, इसको रट लीजिएगा एकदम। ये फार्मूला हो सकता है आपके पेपर में पूछ दे कि जो हमारा रस्ट होता है, इसका फ़ॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3 इंटू 10 इंटू XH2O। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, प्रिवेंसिव मेथड क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन, मतलब कि कोएटिंग विद जिंक। जिंक का क्या कर सकते हैं हम, उसके ऊपर आयरन के ऊपर अगर लेप लगा देते हैं इस तरीके से, किसका, जिंक का, तो क्या होता है, ये जो है कि रस्टिंग से बच जाता है, और इसी को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है? नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी होता है द ऑक्सीडेशन ऑफ ए फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड आइटम्स लेफ्ट ओपन टू द एयर रिजल्टिंग इन ए अनप्लीजेंट स्मेल, बैड टेस्ट एंड द टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट। मतलब कि अगर हमारा सपोज कीजिए फैट्स है, ऑयल्स है और साथ में फूड आइटम्स है, इनको हम जो क्या करते हैं, अगर हवा में छोड़ देते हैं,
तो इसका रिजल्ट क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिससे उनका क्या होता है, टेस्ट हो जाता है अनप्लीजेंट, स्मेल हो जाता है और साथ ही में टॉक्सिक भी हो जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं रेंसिडिटी। इसका प्रिवेंशन मेथड क्या है, एंटीऑक्सीडेंट, क्या हमारा उसमें मिटा देना, मिलाना। जैसे क्या होता है, बीएचए, ब्यूटिलेटेड हाइड्रो ऑक्सीनोसोल, पीएचडी, ब्यूटिलेटेड हाइड्रो टोलुइन, ये सभी का अगर मिला देते हैं उसमें, तो क्या होगा, हमारा रेंसिडिटी से बच सकते हैं। साथ ही में क्या होता है, पैकेजिंग ऑफ ए फैट कंटेनिंग फूड्स इन ए कंटेनर फ्लश्ड विद द इनर्ट गैस लाइक नाइट्रोजन। आपके पेपर में बहुत बार ये पूछा जाएगा, ठीक ना, कि जो हमारा फैट कंटेनिंग फूड्स होते हैं, साथ ही में जो कंटेनर्स होते हैं, उनमें जो है कि इनर्ट गैस लाइक क्या, नाइट्रोजन भरा जाता है टू डिस्प्लेस ऑक्सीजन। जिससे क्या होता है, उनका टेस्ट, उनका फ्लेवर बना रहता है। साथ ही में क्या होता है, कीप फूड इन ए एयर टाइट कंटेनर और रेफ्रिजरेशन। ठीक है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा इसमें। अब नेक्स्ट वन है हमारा, सॉरी, नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक ना, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा काइनेटिक मॉलिक्यूलर एंड द स्टेट ऑफ मैटर। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, थोड़ा सा है ये। अब नेक्स्ट चैप्टर है, इसको देख लेते हैं कि इससे हमारे जो है कि 72 बीपीएससी, साथ ही में जो भी हमारे बिहार के पेपर्स होते हैं, इनमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो साथ ही में मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके साथ ही साथ जो है कि हम जो है कि घटना चक्र का जो शॉर्ट नोट्स है, घटना चक्र का जो हमारा शॉर्ट नोट्स है, इसको भी आप लोग के साथ जो है कि अपने चैनल के माध्यम से ही शेयर करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। इस चैप्टर का नाम है द काइनेटिक मॉलिक्यूलर एंड द स्टेट्स ऑफ मैटर। ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर है हमारा 5 है। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 है। तो इससे देख लेते हैं क्या-क्या हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो ऑल मैटर made up of a teeny discrete particles that are in a continuous motion. The physical state of a substance is determined by the balance between the kinetic energy of a particles and the intermolecular force of attraction. ठीक है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हमारा, जो अंदर की तरफ एटम्स के बीच में लग रहा है, साथ ही में जो हमारे मॉलिक्यूल्स जो है कि काइनेटिक एनर्जी के साथ मोशन कर रहे हैं, ठीक है, इनके बीच में जो बैलेंस होता है, यही क्या करता है, मैटर का शेप डिसाइड करता है। तो जो मैटर है, मेनली जो है कि मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा क्या है, सॉलिड है, दूसरा लिक्विड है, तीसरा क्या है, गैस है। जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो क्या होते हैं, ये हाईली ऑर्डर्ड होते हैं। लिक्विड क्या होते हैं, मॉडरेटली ऑर्डर होते हैं और साथ ही में गैस क्या होते हैं, फुली डिसऑर्डर होते हैं। मिनिमम स्पेस एंड द काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है हमारा, ठीक ना, अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। इंटरमीडिएट स्पेस होता है, साथ ही में काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हमारा, इंटरमीडिएट अट्रैक्शन होता है। मैक्सिमम स्पेस एंड द काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम अट्रैक्शन, ठीक ना। तो ये हमारा कुछ क्लासिफिकेशन था सॉलिड लिक्विड गैस का। यहाँ से कुछ चीज़ों को और अच्छे से देख लेते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आप सभी को भी पता होगा, तो मैं जल्दी जल्दी इनको बता के निकलता हूँ। यहाँ सॉलिड है हमारा, लिक्विड है, फिर गैस है। इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करते हैं तो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, इंटरमीडिएट होता है या मिनिमम होता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, मैक्सिमम होता है, इंटरमीडिएट होता है, मैक्सिमम होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मिनिमम होता है, पार्टिकल्स ओनली वाइब्रेट, ये इंटरमीडिएट होता है, ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है, पार्टिकल मूव रैंडमली, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। अरेंजमेंट क्या होता है, हाईली ऑर्डर होता है, 3D लैटिस, लेयर कैन स्लीप एंड स्लाइड एंड कंप्लीटली डिसऑर्डर होता है। शेप एंड वॉल्यूम की बात करते हैं तो क्या है, डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम होता है, इनका इंडिफिनिट होता है, इनका भी इंडिफिनिट होता है। डिफिनिट क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है ओनली, इसका इंडिफिनिट शेप साथ ही में वॉल्यूम भी होता है। कॉम्प्रेसिबिलिटी की बात करते हैं तो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, इनका वेरी लो होता है, इनका क्या होता है, वेरी हाई होता है। जैसे क्या होता है, सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया। अब यहाँ पे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं उसको बता देता हूँ सीएनजी के बारे में, ठीक है। सीएनजी जिसको क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंसिस्ट प्राइमरी ऑफ द मेथेन, इट कंप्रेस्ड अंडर द हाई प्रेशर टू रिड्यूस वॉल्यूम, मेकिंग इट एन एफिशिएंट क्लीनर अल्टरनेटिव फ्यूल फॉर द व्हीकल्स। जो हमारा सीएनजी होता है, इसमें मेन कंपोनेंट क्या होता है हमारा, मेथेन CH4 का होता है, आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं फेज ट्रांजिशन एंड लेटेंट हीट। तो क्या होता है, मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय अल्टरिंग द टेम्परेचर एंड द प्रेशर। टेम्परेचर को और साथ ही में प्रेशर को चेंज करके हम मैटर का जो स्टेट है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड को किस में, गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो ये क्या होता है हमारा इंटरचेंजेबल भी होता है, गैस को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि कोई हमारा सॉलिड है जो क्या होता है डायरेक्टली जो है कि गैस में चेंज हो जाता है, तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। और कोई हमारा जो है सपोज कीजिए गैस स्टेट में है, वो किस में हमारा सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिपोजिशन बोलते हैं। इतना आपको याद रखना है। इन चीज़ों को थोड़ा डिटेल में यहाँ देख लेते हैं। पहला क्या है, फ्यूजन मेल्टिंग। क्या होता है, द ट्रांजिशन फ्रॉम द सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड से लिक्विड होगा तो इसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग बोलेंगे। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल, ठीक है, सिंपल सा है हमारा क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, द थर्मल एनर्जी ओवरकम्स द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, सिंपल सा है। बॉइलिंग में क्या होता है हमारा, द ट्रांजिशन फ्रॉम द लिक्विड टू गैस एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। कि जब हमारा क्या होता है लिक्विड से गैस में क्या होता है, लिक्विड से यहाँ मैं फिर से थोड़ा बना देता हूँ। सपोज कीजिए हमारा लिक्विड स्टेट है, ये क्या होता है गैस में कन्वर्ट होता है। तो जिस पॉइंट पे ये कन्वर्जन होता है ना, जिस पॉइंट पे, उसी को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक ना। सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन देख लेते हैं क्या होता है। तो सब्लिमेशन में क्या होता है हमारा, डायरेक्ट चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैस। जो हमारा होगा सॉलिड स्टेट में मैटर कहाँ हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। इसमें जो हमारा इंटरमीडिएट स्टेट क्या होता है, लिक्विड स्टेट, ये क्या हो जाता है हमारा मिसिंग हो जाता है। जैसे हमारा कैम्फोर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, और साथ ही में ड्राई आइस हो गया, और सॉलिड हमारा जो है कि आइस हो गया, आयोडीन हो गया। ये सभी के सभी एग्जाम्पल किसके हैं, हमारे सब्लिमेशन के एग्जाम्पल हैं। की पोजीशन देख लेते हैं क्या होता है, डायरेक्ट चेंज फ्रॉम गैस टू सॉलिड। क्या होता है, गैस से सॉलिड में चेंज हो जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिपोजिशन। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, द फिनोमिना ऑफ लेटेंट हीट। ये क्या होता है, ड्यूरिंग द फेज ट्रांजिशन लाइक मेल्टिंग और बॉइलिंग, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इवन थ्रू हीट इज कंटिन्यूसली सप्लाइड। ठीक है, ये क्या होता है हमारा कांस्टेंट होता है। द हाइडन एनर्जी इज नोन एज लेटेंट हीट। इसी हाइडन एनर्जी क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। इट एंटायरली कंज्यूम टू ब्रेक द इंटरमोलिकुलर बॉन्ड होल्डिंग द पार्टिकल्स टुगेदर। ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, चीजें हमारे लिए हैं। ठीक है, एवोपरेशन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, unlike boiling, which occurs throughout the entire bulk of the solid, a specific boiling point, evaporation is a surface phenomena that occurs at any temperature below the boiling point. evaporation मतलब क्या होता है कि जब हमारा सपोज कीजिए लिक्विड स्टेट में समथिंग है, इसको गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या होता है, बाहर निकलने लगती है एयर के फॉर्म में, ठीक ना। इसी को बोलते हैं एवोपोरेशन, जो क्या होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट के नीचे होता है। बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, चीजें गर्म होकर उबलने लगती हैं। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। हाँ, जो रेट ऑफ हमारा एवेपोरेशन होता है, ये किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सरफेस एरिया ज़्यादा बड़ा होगा, एवेपोरेशन फास्ट होगा। जैसे कि हमारा सी हो गया, सी का ऊपर का एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया बड़ा होता है, एवेपोरेशन क्या होता है, फास्ट होता है, और क्लाउड्स का फॉर्मेशन इजिली होता है। टेम्परेचर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हायर टेम्परेचर होगा तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स का क्या होगा, ज़्यादा होगा। विंड स्पीड का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। विंड स्वीप्स अवे वेपर पार्टिकल्स प्रिवेंटिंग सैचुरेशन। सपोज कीजिए हमारा जो है कि यहाँ पे खूब सारा जो है कि बन गया एवोपरेशन के बाद से पार्टिकल्स, जब हवा इधर से आएगा तो क्या करेगा, इनको हटा देगा, जिससे इनकी क्या होगी, डेंसिटी यहाँ पे कम हो जाएगी, तो फिर एवोपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। ह्यूमिडिटी पे क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जब ह्यूमिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे एवोपरेशन क्या होगा, कम होगा। दैट मीन्स कि हायर मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर स्लोज डाउन द एवोपरेशन। ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, दैट मीन्स कि एयर में ऑलरेडी पहले से क्या है हमारे पास, लिक्विड पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, तो इनको होल्ड करने के लिए उनके पास जगह नहीं है, तो एवोपरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एवोपरेशन से क्या होता है हमारा, एवोपरेशन कॉजेज कूलिंग। When a liquid evaporates, it absorbs the required latent heat of vaporization, forms its surrounding of the body, lowering the temperature of the source. एग्जाम्पल के रूप में क्या होता है, जब स्वीटिंग या हमको पसीना होता है, तो क्या होता है, इससे बॉडी हमारा क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। वाटर केप्ट इन अर्थन पॉन्ड्स, ये भी क्या होता है, रीजन होता है एवोपोरेशन का, जिसके कारण क्या होती है, चीजें ठंडी हो जाती हैं। अब कुछ और चीजों को देख लेते हैं।
जो हमारा प्योर सब्सटेंस हो गया, साथ ही में जो मिक्सचर हो गया, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है ये। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? एलिमेंट्स द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस एनी केमिकल रिएक्शन, इसको एलिमेंट बोलते हैं, ऑलरेडी मैंने बताया था। डिवाइड किसमें किया गया है? मेटल में, नॉन मेटल में और मेटलॉइड्स में, ऑलरेडी आप सभी को पता है, मैंने बताया था। दूसरा क्या है हमारा? कंपाउंड है, सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। इसमें क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। इज दैट H2O इज ए लिक्विड, जिसको कौन बनाता है? हमारा H2 प्लस O2 मिलके बनाते हैं। दोनों क्या है? हमारे हाईली इनफ्लेमेबल हैं, जबकि पानी क्या होता है? हमको आग बुझाने में यूज होता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा, तीन चीजें हैं, सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है और कोलाइड्स है। ये क्या होते हैं? जो सॉल्यूशंस हमारे होते हैं क्या होते हैं? होमोजेनियस होता है। कोलाइड क्या होता है हमारा? हेट्रोजेनियस होता है, जो कि होमोजेनियस के समान दिखता है हमें बस। सस्पेंशन क्या होता है? हेट्रोजेनियस होता है ये भी। पार्टिकल साइज क्या होता है? 1 नैनोमीटर का रेंज होता है। 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर रेंज होता है कोलाइडल में, और इसमें जो है कि 1000 नैनोमीटर होता है सस्पेंशन में। टिंडल इफेक्ट की बात कर लेते हैं, क्या होता है? डज नॉट स्कैटर लाइट, ये लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं। जो सॉल्यूशंस होते हैं ये क्या करते हैं? स्कैटर करते हैं लाइट को, और ये भी क्या करते हैं? स्कैटर लाइट्स अंटिल पार्टिकल्स सेटल डाउन। स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो क्या होता है? हाईली स्टेबल होता है, ये भी स्टेबल होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं। सेपरेशन की बात करते हैं तो क्या है? कैन नॉट बी फिल्टर और डिकेंटेड, कैन नॉट बी फिल्टर्ड सेपरेटेड बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू क्या होता है? इनको अलग किया जा सकता है कोलाइडल पार्टिकल्स को। इजीली सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन। एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस साल्ट इन ए वाटर और लेमन रेड और एयर क्या होता है? हमारा सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है। जबकि मिल्क, फोग और ब्लड क्या है? हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल है। और चॉक जो पाउडर होता है इन वाटर, और साथ ही में जो मडी वाटर होता है सस्पेंशन के एग्जांपल है। अब इसमें देख लेते हैं कुछ और चीजों को, कि कोलाइडल कंसिस्ट ऑफ ए डिस्पर्स फेस, द सॉल्यूट लाइक सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड ए डिस्पर्सन मीडियम, द सॉल्वेंट लाइक मीडियम इन विच पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड। तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब कुछ यहाँ चीज़ों को देख लेते हैं। कुछ एलॉयस हमारे हो गए, अयस्क वगैरह हो गए, जो क्या होते हैं? हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। डिफिनीशन की बात करते हैं तो क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और ए मेटल एंड ए नॉन मेटल दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इन ए देयर कंपोनेंट्स बाय द फिजिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स यूज किया जाता है। Why they are classified as a mixture? क्यों? They display the properties of their constituent element and can have variable composition। अब देखिए कुछ यहाँ देख लेते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। ब्रास हो गया, तो ब्रास क्या होता है? कॉपर का और साथ ही में जिंक का मिश्रण होता है। इसमें कॉपर क्या होता है? 70% और जिंक कितना होता है? 30%। इसका एप्लीकेशन क्या होता है? यूटेंसिल्स, डेकोरेटिव आइटम्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में इसका एप्लीकेशन होता है। ब्रॉन्ज क्या होता है? कॉपर का और साथ ही में टीन का मिक्सर होता है। कॉपर 88%, टीन 12%। ये क्या होते हैं? मेडल्स, स्टेचूज, क्वाइंस, इनको बनाने में इसका एप्लीकेशन होता है। सोल्डर क्या होता है? हमारा लीड और साथ ही में टीन का मिक्सचर होता है। इसमें क्या होता है? इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यूज टू ज्वाइन इलेक्ट्रिकल वायर्स। स्टेनलेस स्टील जो होता है आयरन का, कार्बन का, क्रोमियम का, निकिल का और साथ ही में मैग्नीज का कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? डज नॉट रस्ट, यूज्ड फॉर द सर्जिकल टूल्स एंड द कटलरी। अब कुछ और चीजों को देख लेते हैं इसमें हम लोग, मेटल्स, नॉन मेटल्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द की एक्सेप्शंस, तो जो लस्टर साइन होता है, मेटल्स हैव ए मेटेलिक साइन। एक्सेप्शन क्या है हमारा? मर्करी इज ए शाइनी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड आयोडीन इज ए नॉन मेटल विथ ए मेटेलिक लस्टर। ठीक है, दो हमारे एक्सेप्शंस है। पहला क्या है? मर्करी है, जो कि क्या है? शाइनी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, साथ ही में मेटल है। आयोडीन हमारा क्या है? एक नॉन मेटल है, जो कि वो चमकता है। ठीक ना? जो रूम टेम्परेचर होता है हमारा, उसमें मेटल्स क्या होते हैं? मेनली सॉलिड होते हैं। अब कुछ एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं। एक्सेप्शन से आपके पेपर में क्या होते हैं? पूछे जाते हैं। पहला क्या है हमारा? मरकरी।
जिसका फ़ॉर्मूला क्या होता है Hg इज़ ए लिक्विड एंड द गैलियम एंड द सीज़ियम हैव मच लो मेल्टिंग पॉइंट दैट दे मेल्ट ऑन ए ह्यूमन पॉम। आप हथेली पे रखोगे ना तभी क्या होगा वो जो है कि पिघल जाएगा। कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो क्या है मेटल्स आर एक्सीलेंट कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। बेस्ट कंडक्टर की बात करते हैं तो सिल्वर होता है फॉलोड बाय कॉपर। पुअरेस्ट मेटेलिक कंडक्टर्स की बात करते हैं तो क्या हमारा लीड हो गया, उसके बाद से क्या हो गया मरकरी हो गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की। तो कैन बी बीटेन इनटू द शीट्स मेटल गोल्ड एंड द सिल्वर आर हाईली मेलेबल होता है। डक्टिलिटी की बात करते हैं तो क्या है इनटू द वायर्स गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल होता है, आप सभी को पता होगा इसके बारे में। एक्सेप्शंस की बात करते हैं तो क्या हो गया हमारा एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया और जिंक हो गया, ठीक ना। ये क्या होते हैं ब्रिटल एट रूम टेम्परेचर। अब देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज एंड द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो आयोनाइजेशन की बात करते हैं तो क्या आता है मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे लॉस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। ऑलरेडी मैंने आप सभी को इसके बारे में बताया था। रिएक्शन विद ऑक्सीजन मैंने इसके बारे में बताया है पिछली क्लास में आपको, ठीक ना। और रिएक्शन विद एसिड इसको भी मैंने बता चुका है कि मेटल जब रिएक्शन होता है डाइल्यूट एसिड से तो सॉल्ट बनता है, साथ ही में हाइड्रोजन गैस निकलता है। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने पिछली क्लास में आप सभी को बता दिया है इसके बारे में ऑलरेडी। कोरिजन एंड रस्टिंग ऑफ आयरन ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्या क्या इसके प्रिवेंशन के मेथड है मैंने बताया है आप लोगों को। तो इस तरीके से हमारा जो है कि 4 चैप्टर एनसीईआरटी का 4 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इसका जो लास्ट होगा इसमें जो है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और बाकी के 4 चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद से हम आ जाएँगे घटना चक्र पे, किस पे? घटना चक्र पे। और उसका जो है कि शॉर्ट्स नोट्स जितना जल्दी हो सके आप लोग के साथ शेयर कर दिया जाएगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें जो है कि हम बाकी के 4 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।